ओके, अस्सलाम वालेकुम। हमने जो लास्ट सेशन अपना एंड किया था वो डीएनएस इन्यूमरेशन के ऊपर हमने एंड किया था, और हम लोगों ने एक्टिव फुटप्रिंटिंग और पैसिव फुटप्रिंटिंग को स्टडी किया था। और मेनली फुट जो पैसिव फुटप्रिंटिंग इसकी जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, हम उनको स्टडी करके आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। और उसके अंदर डीएनएस इन्यूमरेशन इज़ वन ऑफ द टेक्निक। अच्छा, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अदर थिंग्स, ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो रिसोर्स सेट है, ठीक है, वो उसका भी मैं एक लेआउट बताता चलूँ। देखिए, आपको पता है कि इस वक्त इंटरनेट के ऊपर हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और हम इंटरनेट के ऊपर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं और कर रहे हैं। इट्स नो हिडन सीक्रेट। मतलब आज के दौर में आपको पता है कि टीचिंग या ट्रेनिंग जो है वो कोई हिडन सॉस नहीं है, राइट। तो मैं अपना जो बुक्स का जो सेट है, जो मैं जनरली एथिकल हैकिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करता हूँ, मैं वो सबसे पहले शेयर कर देता हूँ। और मैं ये बुक्स जो हैं वो मैं गूगल क्लासरूम पर भी अपलोड कर दूंगा। सही है। अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले जो सबसे आसान बुक जो है, ठीक है, जिसके अंदर टूल्स के नाम भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, देखिए, टूल्स के ऊपर भी हमारी कुछ डिस्कशन हुई है, ठीक है। देखिए, हमारे पास पेन टेस्टिंग के लिए कोई फिक्स सेट ऑफ टूल्स नहीं होते। सही है। हमारे पास जो है, हर जो पेन टेस्टर होता है, हर एथिकल हैकर जो होता है, वो अपना टूल सेट खुद बिल्ड करता है। सही है। और वो जो बिल्डिंग प्रोसेस होता है, वो उसकी जो रियल वर्ल्ड जब वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है तो उसमें वो लर्न करता है, उसमें वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। सही है। तो ऑब्वियसली जब हम यहाँ पर अपने पास जो टेस्टिंग कर रहे होंगे उसके अंदर हम अपना एक जेनेरिक टूल सेट का पोर्टफोलियो तो बिल्ड करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिकल करते रहेंगे और ओपन सोर्स या यूँ समझ लीजिए कि जहाँ जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पर आपको अलाउ होता है, सही है, कि आप जो है वो पेन टेस्टिंग कर सकते हैं। आप उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके जब आप पेन टेस्टिंग करेंगे तो वहाँ पर भी डिफरेंट टूल्स जो आप यूज़ करेंगे तो आप उसको अपनी लिस्ट में आप कस्टमाइजली ऐड भी कर सकेंगे, ठीक है। सबसे पहले रिसोर्स सेट जो है वो मैं आपको आज के लेक्चर में शेयर करता हूँ, और इसमें मैं इसी को मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। 3 जुलाई के बाद आज जो हमारी क्लास है वो कंडक्ट हो रही है 10 जुलाई को, ठीक है। लेट्स बिगिन विद न्यू पेज। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बुक सेट का। देखिए, मैंने जब बेसिकली खुद स्टडीज़ को कंडक्ट किया था एथिकल हैकिंग की सर्टिफिकेशन वगैरह को, तो उस वक्त जो है ये वाली जो गाइड है एथिकल हैकिंग की, ये गाइड मैंने यूज़ की थी। सही है। और यानी कि ये साइबेक्स की जो है वो इस साइबेक्स की जो है वो स्टडी गाइड है। सही है। और इसका वर्जन जो है वो जो है वर्जन, यानी कि बुक का जो एडिशन है वो आई थिंक सो के वर्जन 5 या वर्जन 6 के लिए है, ठीक है। अच्छा, देखिए, एथिकल हैकिंग के जो अगर आप पर्टिकुलरली फोकस करें CEH की सर्टिफिकेशन को, ठीक है, जो मेरे ख्याल में सर्टिफिकेशन इटसेल्फ इज़ नॉट वर्थफुल, लेकिन उस सर्टिफिकेशन में अगर जो टूल सेट और जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं, अगर वो आप स्टडी कर लें तो दैट आई मीन दे आर वर्थफुल, ठीक है। तो इसमें अगर आप अभी रीसेंट बात करेंगे तो रीसेंट जो CES की सर्टिफिकेशन का जो नंबर चल रहा है वो आई गेस 13 या 14 चल रहा है, या 13 चल रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टडी गाइड है, इट इज़ फॉर CEH वर्जन 6। इट इज़ क्वाइट ओल्ड, लेकिन इट इज़ स्टिल वर्थफुल टू रीड इट। सही है। तो फर्स्टली मैं इसको रिकमेंड करूँगा, इस बुक को, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद इसी का जो नया वर्जन आया है इस बुक का, ठीक है, मैं ये बुक सारी आज इंशाल्लाह आज एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों को वहाँ पर अपलोड भी कर दूंगा क्लासरूम पर, ताकि आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकें। उसके बाद वर्जन 12 और वर्जन 11 का सेम साइबेक्स पब्लिशर की बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है।
ये मैं अपलोड कर दूंगा। टेबल ऑफ कंटेंट में माइनर सा चेंज है, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ वो यही है कि जो आपकी मेथोडोलॉजी है उसके ऊपर आपने फोकस करना होता है। थर्ड जो चीज़ आती है हमारे पास, मतलब थर्ड जो बुक है उसके अंदर मैं आपको सामने शेयर करूंगा दिस वन, ठीक है, CEH एथिकल हैकिंग एंड काउंटर मेजर की, दिस इज द एंटायर एग्जाम प्रिपरेशन गाइड, ठीक है। अच्छा, इसमें इट इज वेरी लॉन्ग एक्चुअली, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग ये गाइड है, ठीक है। इसके अंदर और ये ऑफिशियल गाइड है, राइट। तो इसके अंदर हर चीज़ को डिस्कस किया हुआ है, भले वो प्रैक्टिकली यूज हो रही हो या ना यूज हो रही हो, ठीक है, कोर्स सर्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस गाइड को अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर तो आपको बेसिकली इसकी चैप्टर वाइज PDF डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी कोई 500 MB की फाइल है। और ये तकरीबन सिंगल जो गाइड है जिसके अंदर तमाम जो इसके जो मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, वो कवर है। वो इसके जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है वो अराउंड 3000 प्लस पेजेस हैं, सही है। लेकिन अगर आपने इसको रेफर करना है, जो मैं सजेस्ट करूँगा कि एज अ अर्ली ethical hacker, I will definitely recommend reading this book whenever you have time for as a reference, सही है। तो इसके चैप्टर वाइज मॉड्यूल भी अवेलेबल है, PDF की फॉर्म में वो आप ले सकते हैं, सही है। अच्छा, इस ये दो तीन बुक हो गई, इसमें जो ये वाली बुक मैं रिकमेंड करूँगा हाईली, राइट। और इसके अलावा जो है वो, जैसे मैंने इसका बताया, वेयर इज दैट, दिस वन, ठीक है। ये आप यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें, एक ही बात है, सही है। और इसके अलावा एक और बुक है, वो पाकिस्तानी ऑथर ही की है। इट इज़ नॉट वेरी टेक्निकल, नॉट वेरी डिटेल, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंडेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत आसान है, दैट इज एथिकल हैकिंग एंड पेन टेस्टिंग गाइड। ये अच्छी है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको यूज़ करें, ठीक है। तो अब हम आज के इस लेक्चर के ऊपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको डिस्कस शो कर दी हैं, क्योंकि इसको लोड हो जाए मैं एक्स्ट्रा चीज़ें जो है मैं बंद कर देता हूँ। एक मिनट दीजिएगा मुझे। ओके, खुल गई है। ठीक हो गया, सही है, ऑल राइट, हियर वी गो, सही है। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो हमने लास्ट जो हमारा जो लेक्चर था उसके अंदर हमने जो कुछ चीज़ें कवर कर ली थी, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पैसिव फिंगरप्रिंटिंग। उसके अंदर हमारे पास हमने हुइज ASN नंबर, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन और डिग और NS लुकअप वगैरह की चीज़ों को कवर कर लिया था, ठीक है। और लास्ट जो हमने जो लेक्चर को एंड किया था वो हमने DNS इनुमरेशन जो टेक्निक होती है हमने उसके ऊपर एक्चुअली अपने लेक्चर को एंड किया था। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, सही है, अपने इस लेक्चर को। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मैं साथ में साइड में मैं लिख देता हूँ जिसके ऊपर हमारा एक्सप्लिसिट फोकस होगा। एक जो चीज़ है वो है हमारे पास प्रोटोकॉल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। हमें जिन प्रोटोकॉल्स के ऊपर डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, दैट इज TCP, सेकेंड वन इज UDP एंड थर्ड वन इज ICMP। ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो सिस्टम और नेटवर्क हैकिंग में हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये दोनों तीनों तीनों प्रोटोकॉल्स को सपोज कर ले। ICMP के हवाले से कुछ डिबेट होती है कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। इसके अलावा
एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्लस सिस्टम एंड नेटवर्क हैकिंग में जो एप्लीकेशन लेयर के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, इसमें DNS, SMTP, आपके पास HTTPS वगैरह वगैरह, ठीक है, हम इनके ऊपर अलग से फोकस कर रहे होंगे। सही है। तो हमारे पास जो जो DNS की हम बात कर रहे थे लास्ट, ठीक है, तो DNS जो है वो बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, और DNS जो है ये एक सर्विस भी है, और जो सॉफ्टवेयर इस सर्विस को, इस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करता है, वो सॉफ्टवेयर हम इसको DNS सर्वर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स में मुझे जो है वो 10 मिनट के बाद जो है एक ब्रेक लेना होगा, तकरीबन 10 मिनट का। मुझे अपने फादर को मेडिसिन देनी होंगी और फिर हम इस लेक्चर को रिज्यूम करेंगे वहीं से इंशाल्लाह। ठीक है, सही है। अच्छा, इसके ऊपर ओके सर, कोई इशू नहीं। थैंक यू। अच्छा, इसमें हमारे लिए जो एक ख़ास जो फोकस है इस पर्टिकुलर फेज में, जो कि अर्ली लेक्चर जो हम स्टडी कर रहे हैं, अर्ली कॉन्सेप्ट हम गेन कर रहे हैं, वो DNS का एक मेजर रोल है, क्योंकि हमारे पास जो सर्विसेज की आइडेंटिफिकेशन और जो होस्ट या मशीन्स या वेब सर्विसेज की आइडेंटिफिकेशन जो है वो DNS के बगैर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं तो अगेन आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो ताल्लुक होगा वो वेब सर्विसेज से होगा। ठीक है। और अगर आप नेटवर्क या पर्टिकुलरली सिस्टम सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं तो तब भी हम आपका जो ताल्लुक होगा, लिंक होगा, वो आपका DNS के साथ बन रहा होगा। सही है। तो DNS के लिए हमने जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, वो कुछ चीज़ें तो मैंने उस लेक्चर के अंदर कवर कर दी थी। मैं देख लेता हूँ कि क्या चीज़ मुझे फिर रिकनेक्ट करना होगा कि हम कहाँ तक DNS को कवर कर चुके हुए थे। ठीक है। तो DNS इन्यूमरेशन का मकसद आपको पता है कि हमें सब डोमेन्स की आइडेंटिफिकेशन चाहिए। ठीक है। और ये वो सब डोमेन्स हैं बेसिकली जो हमारे पास DNS सर्वर के ऊपर पब्लिश्ड हुए हुए हैं। ठीक है। या वो सब डोमेन्स हैं जो DNS सर्वर्स ने पब्लिश्ड तो किए हुए हैं बट फॉर प्राइवेट पर्पस के लिए रखे हुए हैं। सही है। इसकी एग्जांपल्स मैं भी आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल कोई कि आप किसी भी सर्विस, किसी भी वेल नोन वेबसाइट का नाम ले लें। जैसे उस दिन मैंने ubl.com.pk को डिस्कस किया था। ठीक, ubl.com.pk, सही है। अब ubl.com.pk जो है, ठीक है, इट इज़ अ, अगर मैं इसके आखिर में डॉट भी लगा दूं तो ये FQDN बन जाएगा, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम बन जाएगा। राइट। ठीक है। और चूंकि इसकी जो TLD है, टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है, वो है CCTLD, और CCTLD होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन PK। तो इसका जो बेसिकली रजिस्ट्रार है जिसने उस डोमेन को रजिस्टर किया हुआ है, वो बेसिकली PK का जो NIC है, निक PK निक, उसने रजिस्टर किया हुआ है। उसके बाद .com और .ubl, ठीक है, ये उसके बाद सेकंड लेवल की डोमेन आ गया, और ये एक्चुअली डोमेन का नाम आ गया जो भी हमारे पास हमने रजिस्टर करवाया है। और इससे पहले, इस डॉट से पहले अगर मैं www लगा दूं, www2 लगा दूं, www3 लगा दूं, ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली दी सब डोमेन्स। राइट। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे सब डोमेन्स हैं। ठीक है। और हमारे पास जो सर्विसेज जो चल रही होती हैं वो मेनली इन सब डोमेन्स के ऊपर चल रही होती हैं। और इन मैनी सिचुएशंस, ठीक है, जो कंपनीज होती हैं वो अपने जो पब्लिकली एक्सपोज सर्विसेज होते हैं उनके तो सब डोमेन उन्होंने DNS में एक्सपोज किए हुए होते हैं। लेकिन बहुत सारे जो ऐसी सर्विसेज होती हैं, ठीक है,
जो वो पब्लिक से एक्सेस तो करना चाहते हैं, बट दे डू नॉट वांट टू बेसिकली नो एवरीवन देयर नेम। तो वो बेसिकली उन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट से यूँ समझ लीजिए कि वेल नोन उनके नेम्स नहीं रखे हुए होते। जैसे अगर मैं अगर बात करूं, आपके पास कोई ऐसी सर्विस चल रही है, जैसे कि आपके पास, जैसे अगर मैं CRM है फॉर एग्जांपल ना, ठीक है, तो एक नॉर्मल सिनेरियो के अंदर आप उस CRM को अगर आपने पब्लिकली एक्सेस करना है तो आप उसका नाम रखेंगे CRM डॉट, अगर आप UBL की बात कर लें फॉर एग्जांपल ubl.com.pk, ठीक है, crm.ubl.com.pk, यानी कि CRM इज अ सब डोमेन, और उसके बाद जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो उसका डोमेन का नाम आ गया। लेकिन चूंकि योर इंटेंशन इज कि CRM इज बेसिकली योर प्राइवेट वेब एप्लीकेशन, या ये प्राइवेट सर्विस है जिसको आपने इंटरनेट के ऊपर IP रेजोल्यूशन तो देनी है, लेकिन यू डू नॉट वांट टू बेसिकली एवरीवन नो के दिस इज आल्सो अ सम लेजिटिमेट सब डोमेन, ठीक है। तो आप इसका नाम एक्चुअली CRM नहीं रखेंगे, आप इसका नाम कुछ ऐसा सा अननोन रखेंगे, ठीक है, जिसके जरिए से इजीली नो वन विल एबल टू आइडेंटिफाई, ठीक है, कि ये भी कोई सब डोमेन है। जैसे मैंने आपको उस दिन भी एग्जांपल दी थी कि मेल सर्वर्स के लिए हम लोग अमूमन जो नाम रखते हैं वो रखते हैं मेल डॉट ubl.com.pk। इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, सही है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो नाम है CRM का crm.ubl.com होना चाहिए। लेकिन ये जो भी हमारे पास जो कंपनी है वो CRM नहीं रखेगी, कोई अननोन, नॉट अ वेरी वेल नोन नाम रखेगी, ठीक है, ताकि कोई भी हैकर उसको इजीली डिस्कवर ना कर सके, ठीक है। अब हमने बीइंग एज अ हैकर, आवर इंटेंशन इज टू आइडेंटिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब डोमेन्स ऑफ अ वेबसाइट। उसका बेनिफिट और उसका फायदा क्या होगा कि हमें उन तमाम सर्विस, उन तमाम वेबसाइट्स के ऊपर स्कैनिंग करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है कि किसी सब डोमेन यानी कि किसी वेबसाइट के ऊपर सिक्योरिटी लेवल वो ना हो जो उनकी मेन वेबसाइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ubl.com.pk के ऊपर सिक्योरिटी का लेवल होगा, सही है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं DNS इन्यूमरेशन, जो हमने उस दिन डिस्कस किया था, सही है। इसके गोल्स में हमारे पास अगेन मेल एक्सचेंज मनी के जो DNS के जो रिकॉर्ड्स हैं डिफरेंट किस्म के, उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो आ जाती है, सही है। अच्छा, इसमें मैं कुछ जो रिकॉर्ड्स हैं, रिसोर्स रिकॉर्ड्स, ठीक है, DNS के अंदर हम हमारे पास वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स रिकॉर्ड्स, ठीक है। मैं उसकी लिस्टिंग आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ, एंड देन वी आई कैच यू शॉर्टली। सबसे कॉमन है हमारे पास होस्ट रिकॉर्ड, जिसको हम ए रिकॉर्ड भी कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है MX, यहाँ पर लिख देता हूँ, मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड, मेल एक्सचेंजर, जो कि MX रिकॉर्ड होता है। मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड जो है वो बेसिकली हम मेल सर्वर्स के लिए यूज करते हैं। मैं इनके इन रिकॉर्ड्स के आगे इनका पर्पस भी लिख देता हूँ कि ये किस पर्पस में यूज होते हैं। जैसे कि होस्ट रिकॉर्ड इज यूज फॉर, इसका जो एक्चुअल तो मतलब है कि होस्ट किसी मशीन को आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन अमूमन हम लोग यूज कर रहे होते हैं किसी वेबसाइट को पॉइंट करने के लिए, ठीक है, फॉर वेबसाइट पॉइंटिंग या वेब सर्विस पॉइंटिंग। मेल एक्सचेंजर इज फॉर मेल सर्वर। उसके बाद NS रिकॉर्ड, NS रिकॉर्ड इज फॉर, इसको मैं सॉरी मैंने NS रिकॉर्ड इज फॉर नेम सर्वर, ठीक है। और ये DNS सर्वर को, यानी कि उस डोमेन का DNS सर्वर कौन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम NS रिकॉर्ड यूज करते हैं। अच्छा, DNS सर्वर की अभी हमें
थोड़ी सी टेक्निकलिटी को पढ़ना पड़ेगा, वो मैं भी आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले 2-3 रिकॉर्ड्स को मैं और डिस्कस कर लूँ। फिर है PTR रिकॉर्ड, ठीक है, और PTR रिकॉर्ड इज फॉर द रिवर्स लुकअप, ठीक है। रिवर्स लुकअप क्या होता है और वो क्यों जरूरी है, कहाँ कहाँ होता है रिवर्स लुकअप, ठीक है। और फोर्थ वन मैं इसमें डिस्कस कर लेता हूँ सी नेम रिकॉर्ड, कैनोनिकल नेम। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो है एग्जैक्टली इंशाल्लाह 10 या 15 मिनट का ब्रेक लूंगा, बट आई एम नॉट एंडिंग द मीटिंग, ठीक है। और अगर आप कहते हैं तो मैं मीटिंग की रिकॉर्डिंग को मैं ज़रूर रोक देता हूँ। बट रिमेंबर लास्ट वीक व्हेन वी एंडेड अवर सेशन, तो मैंने आपको एक टास्क दिया था, एंड दैट टास्क वाज टू गो थ्रू अबाउट शोडान। आप में से आई डोंट नो कि किसी को मौका मिला है कि शोडान को एक्सप्लोर करने का। जी मैंने थोड़ा सा देखा है इसको। ठीक है, तो ऐसा करें कि जिन्होंने शोडान को नहीं एक्सप्लोर कर पाए, तो आप लोग ये 10 से 15 मिनट के अंदर शोडान को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, और इंशाल्लाह टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर हम शोडान के ऊपर भी एक डिस्कशन कर लेंगे, जो आप लोगों ने इन 10 से 15 मिनट में गो थ्रू किया होगा। सो आई एम नॉट स्टॉपिंग द मीटिंग, ठीक है, बट आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, ठीक है। थैंक यू। आई विल गेट बैक एज सून एज पॉसिबल। जी सर। Okay, let me resume. All right. So फाइन, ठीक है। तो डीएनएस के ऊपर हमें थोड़ा सा टाइम हम स्पेंड करेंगे, रिलेटिवली अ लिटिल बिट मोर एज कंपेयर टू अदर प्रोटोकॉल्स लाइक एसएमटीपी और आईएमएफ एसएमटीपी वगैरह, ठीक है। अच्छा, सो इसमें हाँ देखिए, आर यू विद मी ना, हम लोग ने रिसोर्स रिकॉर्ड्स को स्टडी किया था, और रिसोर्स रिकॉर्ड्स में जब भी हम किसी वेबसाइट की बात करते हैं तो हमारे पास ए रिकॉर्ड इन एक्शन यानी कि अपना रोल प्ले करता है, और जब भी हम मेल सर्वर्स की बात करते हैं तो एम एक्स रिकॉर्ड, जब भी हम डीएनएस सर्वर्स की बात करते हैं तो नेम सर्वर्स, रिवर्स रिकॉर्ड पीटीआर रिकॉर्ड, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और सी नेम कैनोनिकल नेम, राइट। कैनोनिकल नेम इज लाइक एलियास, इज लाइक अनदर नेम, राइट। और कैनोनिकल नेम जो है वो किसी के साथ अमूमन हम लोग ए रिकॉर्ड के साथ हम लोग लिंक अप कर रहे होते हैं। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड भी है, दैट इज TXT रिकॉर्ड, विच इज टेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है, TXT, सही है। अच्छा, अटैक हमारा क्या है, हमारा अटैक यानी कि हाउ डू वी नीड टू एंड व्हाई वी नीड टू स्टडी द डीएनएस। उसका रीजन ये है कि हमारे पास बहुत सारी जो स्टार्टिंग या डिस्कवरी का जो मेन पॉइंट होता है वो डीएनएस होता है। अच्छा, लेट्स सपोज आपकी कोई वेबसाइट है abc.com, ठीक है। आपने इस वेबसाइट को रजिस्टर करवाया आइकन के जरिए से, ठीक है, और इसका एक रजिस्ट्रार होगा जिसने बेसिकली आपके बिहाफ के ऊपर आपकी वेबसाइट को abc.com को आइकन के डेटाबेस में रजिस्टर कराया, और उसने एक स्मॉल फी पेश की है, और आपसे $10-15 को चार्ज कर लेते हैं, डिपेंडिंग डोमेन कौन सा है। अगर वेल नोन डोमेन है तो फिर उसकी रेट डिफरेंट हो जाते हैं। जब हम कोई डोमेन रजिस्टर कराते हैं तो एक तो रजिस्ट्रार हो गया, और एक उसका होता है अथॉरिटेटिव नेम सर्वर, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। ये वो नेम सर्वर होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि abc.com के लिए डीएनएस की जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको सर्व करना उस अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। देखिए, डीएनएस सर्वर्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल किस्म के डीएनएस सर्वर्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास राउटर के अंदर जो हमारे पास वाईफाई राउटर होता है उसके अंदर भी डीएनएस सर्वर इंप्लीमेंटेड होता है, और वो बेसिकली हम उस डीएनएस सर्वर को डीएनएस फॉरवर्डर अमूमन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जिस आईएसपी से कनेक्शन लिया हुआ होता है वो आईएसपी अपने पास, ठीक है, कैशे सर्वर, डीएनएस कैशे सर्वर इंप्लीमेंट करती है, और उस कैशे सर्वर का
काम ये होता है कि जो भी वो क्यूरीज रिजॉल्व करती है उसको अपने पास कुछ टाइम के लिए कैश कर लेती है, और उसी कैशे सर्वर के साथ उसी सर्वर में या अलग से, ठीक है, डीएनएस फॉरवर्डर सर्वर में लिखने की जरूरत नहीं है, फॉरवर्डर सर्वर भी इंप्लीमेंट किया हुआ होता है। क्योंकि एक्चुअली होता ही है कि हमारे पास जब भी हम, अगर मैं एबीसी, सॉरी मैंने पिछले वाला पेज यूज कर लिया, चलिए कोई बात नहीं, जब भी हम abc.com को रिजॉल्व करने जाएंगे, ठीक है, तो उसका जो रेजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है, ठीक है, वो क्या होगा, ठीक है, वो मैं अब नेक्स्ट पेज पे बना देता हूं। ये आपका ये यूजर है, ठीक है, जिसने abc.com की रिक्वेस्ट की, ठीक है, यानी कि उसने abc.com का वेब पेज एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्राउजर है जैसे क्रोम के पास अपना डीएनएस कैशे होता है, ठीक है, क्रोम के पास अपना डीएनएस कैशे होता है। तो अगर abc.com क्रोम ब्राउजर के कैशे में, डीएनएस कैशे में पहले से मौजूद होगा, तो फिर इसकी रिक्वेस्ट इस कंप्यूटर से बाहर नहीं जाएगी, वो वहीं पर रिजॉल्व हो जाएगा। अगर क्रोम ब्राउजर के पास abc.com का जो डोमेन है उसकी रेजोल्यूशन मौजूद नहीं होगी, तो वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डीएनएस की का जो कैशे है उसको रिक्वेस्ट करेगा, मतलब उसको लुकअप करेगा कि क्या ओएस के डीएनएस सर्वर के कैशे के अंदर ये चीज पड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर डीएनएस कैशे में ओएस के डीएनएस कैशे में वो एंट्री पड़ी हुई होगी, तो अगेन हमारी रिक्वेस्ट उस कंप्यूटर से बाहर नहीं जाएगी, यानी नेटवर्क में रिक्वेस्ट डीएनएस की कोई भी क्यूरी जनरेट नहीं होगी, ठीक है। अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज के कैशे डीएनएस कैशे के अंदर abc.com की रिक्वेस्ट मौजूद नहीं है, तो फिर वो रिक्वेस्ट हमारे पास जो हमारा राउटर या आईएसपी का जो डीएनएस सर्वर है उसके पास जाएगी। मैंने बीच में राउटर का डीएनएस कैशे मैंने स्किप कर दिया प्रोसेस को थोड़ा सा तेज करने के लिए, ठीक है। तो आईएसपी डीएनएस सर्वर के पास जब वो रिक्वेस्ट आएगी, तो आईएसपी डीएनएस सर्वर या कोई भी डीएनएस सर्वर जब उसके पास रिक्वेस्ट आती है तो चेक करता है कि इस abc.com का जो एक्चुअल अथॉरिटेटिव नेम सर्वर यानी डीएनएस सर्वर है वो कौन है। तो रिक्वेस्ट जो है आईएसपी का डीएनएस सर्वर आगे फॉरवर्ड करेगा, आगे फॉरवर्ड होगी, अल्टीमेटली जो रिक्वेस्ट है वो abc.com का जो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर है उसके पास आएगी, और ये अथॉरिटेटिव नेम सर्वर इस रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करेगा, ठीक है। दिस इज द जेन्युइन ऑथेंटिक प्रोसेस ऑफ डीएनएस रेजोल्यूशन, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर ये होता है एक और बात, तो फिर आगे मैं आपको कमांड्स और इसके टूल्स को मैं एक्सप्लेन बताता हूँ यूज करके। हमारे पास डीएनएस के अंदर डिफरेंट किस्म की क्यूरीज होती हैं, डीएनएस क्यूरीज। अगर आप टीसीपी डम या वायरशार्क चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो मोस्ट कॉमनली यूज डीएनएस की क्यूरी होती है, ठीक है, क्यूरीज की अलग से टाइप हैं ऑब्वियसली, डीएनएस प्रोटोकॉल इटसेल्फ इट कैन बी स्टडीड इन मैनी लेक्चर्स। तो डीएनएस की जो क्यूरीज में से डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होती है वो होती है रिकर्सिव क्यूरीज। बाय डिफॉल्ट अमूमन हमारे जो डीएनएस क्लाइंट का जो सर्विस होती है विंडोज में या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो जो क्यूरी डीएनएस की जनरेट करती है वो रिकर्सिव क्यूरी होती है। रिकर्सिव क्यूरी का मतलब ये होता है कि आप डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अगर abc.com, ठीक है, abc.com जो है, अगर वो डीएनएस सर्वर abc.com का अथॉरिटेटिव नेम सर्वर नहीं है तो वो आपकी क्यूरी को आगे फॉरवर्ड कर दे। जैसे कि इस सिनेरियो के अंदर यहां तक जो रिक्वेस्ट थी वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर थी, लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम से क्यूरी बाहर, डीएनएस की क्यूरी बाहर निकली, तो सबसे पहले आईएसपी का डीएनएस आया, ठीक है।
तो आईएसपी के डीएनएस के पास जब आपने क्यूरी भेजी तो दरअसल वो रिकर्सिव क्यूरी थी, और रिकर्सिव क्यूरी का मतलब ये होता है कि आप आईएसपी के डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इफ यू आर इवन नॉट, अब मेरी इंग्लिश के ऊपर आप जरा गौर कीजिएगा, if you are even not the authoritative name server of abc.com, but I still request you कि आप abc.com को रिजॉल्व करके दें। अब मैं उर्दू में इसको ट्रांसलेट कर देता हूं, यानी आप आईएसपी के डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अगर आप इसकी जो भी आईपी है 202 11 12 13 फॉर एग्जाम्पल, ये आईपी है आपके आईएसपी के डीएनएस सर्वर की, तो आप इस डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज अगर आप abc.com के अथॉरिटेटिव नेम सर्वर नहीं है तब भी आप मेरी इस क्यूरी को रिजॉल्व करने में मदद करें। और अगर आईएसपी के डीएनएस सर्वर में जो 99% इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करता है, रिकर्सिव क्यूरीज अगर अलाउड होती हैं तो वो आईएसपी का डीएनएस सर्वर आगे हमारी जो क्यूरी होती है abc.com की रेजोल्यूशन को के लिए उसको फॉरवर्ड करता है। अदरवाइज अगर रिकर्सिव क्यूरीज बंद हो तो वो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेन ऑफ क्यूरीज जनरेट होती हैं और फाइनली जो हमारी रिक्वेस्ट होती है वो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर तक पहुंच जाती है और वो रिजॉल्व करके देता है। Authoritative name server actually maintains the database of these all resource records, और यहीं पर हम चेंजेस करते हैं और यहीं पर मॉडिफिकेशन करते हैं, तो फिर डिफरेंट जो हमारे पास आईएसपी का डीएनएस सर्वर या जो कैशे सर्वर है वहां पर, ठीक है, वो आईपी एड्रेसेस अपडेट हो जाते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब मैं सबसे पहले डिग की कमांड को, आई हैव नॉट स्टार्टेड इवन काली, सबसे पहले मैं जो हूँ डिग की कमांड के जरिए से, और विंडोज में एनएस लुकअप की कमांड होती है, इसके जरिए से हम बेसिक डीएनएस की रेजोल्यूशन को गो थ्रू करते हैं और उसके बाद फिर हम इसके जो टूल्स हैं, ठीक है, जो डीएनएस इन्यूमरेशन में हम यूज करते हैं, हम उनको यूज करेंगे और फिर इन्यूमरेट करेंगे और उसको देखेंगे कि भाई किस तरीके से बेसिकली सब डोमेन्स की आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं। यहां तक अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं जब तक ये वीएम स्टार्ट होती है। एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरीज? सर ये शोडान के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दें कि ये सर्च इंजन किस तरह से एक्सेसिबल होगा डिवाइसेस के ऊपर। अच्छा, इसको बिल्कुल हम आखिर में थोड़ा सा ना रख लें। देखिए, शोडान इज लाइक अ डेटाबेस, इट इज लाइक अ सर्च इंजन। इनिशियली वो डेटाबेस था जो कि ऑब्वियसली प्रोजेक्ट जब ग्रो हुआ तो अब वो एक फुल फ्लैश सर्च इंजन में कन्वर्ट हो गया, जिसके ऊपर आप आईओटी और जितने भी आपके आईपी कैमराज हैं, जितने भी आपकी डिवाइसेस जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, उसको वो सर्च करता है, उसको अपने पास डेटाबेस में मेंटेन कर लेता है। और अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम स्पेंड करें, ठीक है, आई विल ट्राई कि अगर हम इस सेशन में थोड़ा सा कवर कर पाए, ठीक है, या लाइव मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके आपको दूं, ठीक है, तो उसके अंदर आप ये देखेंगे कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे वर्नेबल कैमरास और डिवाइसेस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं और जिनको आप रिमोटली व्यू कर सकते हैं, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ फन एक्टिविटी एक्चुअली। ठीक है, काली का पासवर्ड किसी को याद है यहाँ पर जो इसका डिफॉल्ट था? काली काली था काली सर। है, ठीक है, चले मैं कोशिश करता हूँ कि आज सेशन में देख लेते हैं शोडान को भी सर। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट डिग जैसे उस दिन में हमने चलाया था, लाइक इसी को। अच्छा देखिए, डिग में मैं अगर सिंपल डेल्टा 3T आपकी वेब सर आपने बताई थी delta3t.com, राइट, इस डोमेन को सर आज हम दर्द की कर लें, थोड़ी सी हमें चीजें आइडेंटिफाई सही हो है, चलिए जाएंगी। मैंने कहा इजाजत मिल जाए तो फिर मैं कर लूँ उसके हमदर्द का, हमदर्द डॉट ई डी यू डॉट पी के। ठीक है, अच्छा, जब हम डिग को यूज करते हैं, डिग को हम यूज करते हैं हमदर्द डॉट ई डी यू डॉट पी के में, तो देखिए डिग की कमांड बाय डिफॉल्ट जो क्यूरी जनरेट करेगी वो करेगी ए रिकॉर्ड की क्यूरी।
ठीक है। और ए रिकॉर्ड क्या होता है, होस्ट रिकॉर्ड होता है। अब देखिए मैं इसको एनालाइज करके बता देता हूँ। इसमें हमने क्वेश्चन जनरेट किया था हमदर्द.edu.pk और उसकी जो टाइप थी हमने ए रिकॉर्ड मांगा था, यानी होस्ट रिकॉर्ड, यानी कि हम मांग रहे हैं कि भाई हमें इस वेबसाइट को या इस यूआरएल या इस डोमेन को रिजॉल्व करके बताओ कि ये किस आईपी एड्रेस पर पॉइंट कर रहा है। तो हमें मिल गई IP 198.236.1.109। फिर हम इसको IP इन्फो की वेबसाइट पर जाकर हम इसका ASN नंबर डिस्कवर करके इसे पूल ऑफ IP एड्रेस निकाल सकते हैं। और फिर थोड़ा सा फर्दर डिग डाउन करेंगे तो हम ये भी चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमदर्द यूनिवर्सिटी ने कितनी पब्लिक आईपीज ली हुई हैं और किस प्रोवाइडर से ली हुई हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि वी हैव डिफरेंट फ्लैग्स ओवर हेयर। ठीक है। ये फ्लैग जो ये बताते हैं कि आपकी क्यूरी की टाइप वगैरह क्या है। सही है। जैसे कि अगर आप मैन डिक साथ में करें, ठीक है, और यहाँ पे आप सर्च कर लें, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, ये मुझे एक मिनट। ठीक है। अगर आप ये मैन डिक करें, ठीक है, तो मैन डिक जो है वो, गिव मी वन सेकंड, मैं इसको क्लियर कर दूं, बहुत सारे नोटिफिकेशन है। ठीक है। फ्लैग्स एंड क्यूरी टाइप्स ना। ठीक है। तो वी हैव डिफरेंट फ्लैग्स। ठीक है। इसमें आप ये देख सकते हैं, ठीक है, एक है अथॉरिटी फ्लैग और एक है नो अथॉरिटी फ्लैग। जैसे कि मैंने आपको अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के बारे में बताया। एक है रिकर्स, रिकर्स के नाम से सर्च करते हैं, प्लस रिकर्स, रिकर्सिव क्यूरी को इनेबल करेंगे आप, और नो रिकर्स। ठीक है। अब मैं आपको, अगर मैं इसको प्लस नो रिकॉर्ड्स यूज करता हूं, ठीक है, और इसी को मैं अब इसे कैसे में आ चुका है, बट लेट्स ट्राई दिस पेज सिलेक्शन। ठीक है। प्लस नो रिकॉर्ड्स को मैं इनेबल करता हूं। अब देखिए इट हैज स्टार्टेड टू टेक टाइम। पहले हमारे पास जो था, ठीक है, फॉरन खट करके जो जवाब मिल गया था, क्योंकि पहले कैशे से हमें जवाब मिल गया था। ठीक है। और अब जो है उसने पूरी, समझ लीजिए कि ट्रेवर्सिंग शुरू की। ठीक है। एंटिल अथॉरिटेटिव नेम सर्वर तक वो पहुंचा और वहां से उसको रिस्पांस मिला, तो उसको आंसर मिल गया है। ठीक है। अगेन 198.23.61.109 supremedns.com is actually the DNS प्रोवाइडर जिसके पास हमारे हमदर्द यूनिवर्सिटी के नेम सर्वर्स होस्टेड है। अब इसके ऊपर फर्दर साइड में हम रिसर्च कर सकते हैं कि ये सुप्रीम डीएनएस पाकिस्तानी कंपनी है या बाहर की कंपनी है और इनका अपना सिक्योरिटी लेवल क्या है। ठीक है। यहां तक क्लियर है बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तो बेसिक हो गया। अच्छा, विंडोज के हवाले से भी मैं करके दिखा दूं, क्योंकि बाज़ दफा हमारे पास क्विकली एक्सेस नहीं होता लिनक्स का, तो हमारे पास विंडोज में जो इससे कम इतनी ज़्यादा एडवांस, मतलब सोफिस्टिकेटेड तो नहीं, लेकिन रीजनेबल आपको रिजल्ट जो यूटिलिटी देती है वो देती है एनएस लुकअप। ठीक है। एनएस लुकअप की जो कमांड है, ठीक है, वो डीएनएस की रेजोल्यूशन में यूज होती है। मैंने अब एनएस लुकअप को खोला और एनएस लुकअप को मैंने सिंपल बोला हमदर्द HAM हमदर्द.edu.pk, तो बाय डिफॉल्ट वो ए रिकॉर्ड मुझे ला के देगा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने एनएस लुकअप खोला था तो मुझे बता रहा था कि डिफॉल्ट सर्वर कौन सा यूज करना है, तो उसने dns.google.com को डिफॉल्ट सर्वर यूज किया। मे बी मेरे विंडोज में जो डिफॉल्ट सर्वर है डीएनएस का, वो ये विंडोज का सेट, गूगल का सेट हुआ हुआ है। ठीक है। तो उसने ये रिजॉल्व करके दे दिया। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है वो दो जो मैं मोस्टली यूज करता हूँ कमांड्स, वो होती हैं, एक है सर्वर की कमांड और एक होती है क्यूरी टाइप, आपने जो चेंज करनी है। ठीक है। अच्छा, सर्वर में, अच्छा, सबसे पहले मैं क्यूरी टाइप को मैं बता देता हूँ। उसमें टाइप इज इक्वल टू एनएस, टाइप इज इक्वल टू एनएस। ठीक है। आपने कहा कि भाई अब मुझे ए, बाय डिफॉल्ट अगेन ये भी ए रिकॉर्ड को फाइंड करके लेकर आता है, लेकिन अब मैंने, आपने कहा कि भाई मुझे इसका जो है वो जो क्यूरी मुझे जनरेट करनी है डीएनएस को के लिए, वो एनएस नेम सर्वर की रिक्वेस्ट मुझे देनी है, क्योंकि मुझे फाइंड करना है कि हमदर्द.edu.pk का नेम सर्वर क्या है। वो तो अब मैं दूंगा हमदर्द, लेकिन कहने का मकसद ये था हमदर्द.edu.pk। ठीक है। तो उसमें जब आप देखें, ठीक है,
उसने इसको रिजॉल्व करके दिया 198। अच्छा इसने मुझे नॉन अथॉरिटेटिव जवाब ही दिया, कांट फाइंड नॉन, एक मिनट रुके, टाइप एक मिनट, टाइप इज इक्वल टू, एक इसकी हेल्प देख लेते हैं यार, ठीक है। इसमें आप टाइप इज इक्वल टू कैप्स में ट्राई कर लेते हैं, इसको मैं मैक्सिमाइज कर दूं जरा, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू एन एस, ठीक है। कौन चलो कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई दिस। क्या हमदर्द डॉट edu डॉट pk। अच्छा इसमें डीएनएस google.com कांट फाइंड टाइप नेम, उसको नेम से मतलब इस, अच्छा इसको इसका नेम सर्वर नहीं मिल रहा। हम हमें फिर डीएनएस सर्वर अपना थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं, जो उसका हमारा जो डीएनएस सर्वर जो है वो सेट हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, इसमें क्यूरी टाइप हो गई उसकी एनएस की, मैंने बता दिया। अच्छा टाइप इज इक्वल टू एनएस। अच्छा सर्वर चेंज कर देता हूँ मैं इसका ना, तो सर्वर चेंज करने की जो कमांड है, रुको एक मिनट, इसको क्विट cls, ठीक है, ns लुकअप, ठीक है। इसमें हेल्प, देखिए इसमें मैं पहले आपको कमांड से तमाम पैरामीटर्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इसमें जैसे मैंने बताया था कि मैं मोस्टली जो दो तीन इसके ऑप्शंस को यूज करता हूँ, वो करता हूँ टाइप, ठीक है, कि आपने कौन सी क्यूरी को सेंड करना है, व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट, कि आपने ए रिकॉर्ड फाइंड करना है, या आपने एमएक्स मेल एक्सचेंजर फाइंड करना है, या आपने नेम सर्वर फाइंड करना है, सही है। और इसके अलावा जो इसमें एक और टाइप है वो है सर्वर की, ठीक है। सर्वर क्या आपने डिफॉल्ट नेम सर्वर जो है वो कौन सा रखना है इस क्यूरी को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, कि सर्वर नेम आपने यानी डीएनएस सर्वर कौन सा रखना है इस क्यूरी को रिजॉल्व करने के लिए। तो सर्वर नेम इज सेट डिफॉल्ट सर्वर नेम जिस जो आपने रिकॉर्ड करना है। तो अगर मैं इसको मैं अब शो करूं दोबारा से, अच्छा ये रुको, इसको मैं थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाता हूँ विजिबिलिटी के लिए, मेरे पास असल में ये जो राइट एरो है वो प्रॉपर नजर नहीं आ रहा, चले खैर। ओके सो टाइप आपने दी फॉर एग्जांपल टाइप इज इक्वल टू mx, ठीक है। और फिर इसको एक मिनट मैं पहले सर्वर चेंज कर देता हूँ, सर्वर इज इक्वल टू 192.168.0.1, ठीक है। ये मैंने डिफॉल्ट सर्वर मैंने अपने 0.1 दे दिया, ठीक है। और टाइप इज इक्वल टू mx, ठीक है। और कांट फाइंड टाइप mx, इसमें चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ, बट इट शुड बी लाइक दिस। हम पहले मैं लाइक किसी और डोमेन का कर लेता हूँ, geeks-hub.com, ठीक है। ये उसने geeks-hub का दे दिया है मुझे, ठीक है, कि इसका ये, लेकिन ये अगेन ए रिकॉर्ड ही दे रहा है, ठीक है। इसको मैं देख लेता हूँ कि ये जो है हमें जो एनएस लुकअप है वो एमएक्स रिकॉर्ड जो है वो क्यों नहीं रिजॉल्व करके दे रहा, ठीक है। लेकिन अगर आपने एमएक्स रिकॉर्ड या कोई और रिकॉर्ड जैसे हमारे पास डीएनएस के अंदर है, अगर आपने वो रिजॉल्व करना है तो वो हम डिस्क से अभी आप इसको वेट कर लें, मैं भी अगर मुझे मौका मिलता है ड्यूरिंग द सेशन या आफ्टर द सेशन तो हम उससे रिजॉल्व करके देख लेंगे। मैं आपको फिर अपडेट कर दूंगा कि एनएस लुकअप का बिहेवियर जो है वो क्यों चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं कि अगर हमने डिस्क से कैसे हमने नेम सर्वर या एमएक्स सर्वर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास जो यूटिलिटीज जो हैं, ठीक है, जो डीएनएस इनोमरेशन में हम प्राइमरली यूज करेंगे, उसमें डीएनएस इनम की यूटिलिटी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हार्वेस्टर टूल है, ठीक है, डीएनएस रिकॉन है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम डीएनएस इनम की यूटिलिटी को यूज करके देखते हैं कि डीएनएस इनम की यूटिलिटी जो है वो कैसे काम करती है। और डीएनएस इनम की यूटिलिटी का अगेन जो पर्पस है वो ये है कि हम कि वो सब डोमेन को आइडेंटिफाई करके हमें बताएगी। डीएनएस इनम, ठीक है।
और इसके बाद जो है वो आप इसकी माइनस माइनस हेल्प ले लें, ठीक है। अब डीएनएस इनम की जो यूटिलिटी है, ठीक है, हम उसको चलाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें कि डीएनएस इनम की यूटिलिटी को हमें एक फाइल प्रोवाइड करनी होगी। उस फाइल के अंदर एक लिस्ट ऑफ सब डोमेन्स अवेलेबल होंगे जो बेसिकली उन सब डोमेन्स को ट्राई करेगी। ये जो डिफॉल्ट फाइल का नाम है वो है यूजर शेयर डीएनएस इनम /dns.txt। लेट मी ओपन दिस फाइल, लेस शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है। अब आप इस फाइल को आप देखें, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर जो मोस्ट कॉमन जो वर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिए हुए हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ प्री डिफाइंड सर्च, ठीक है, जिसके अंदर जब हम इस फाइल को यूज करेंगे डीएनएस इनम की यूटिलिटी के साथ, तो और जो भी हमारा टारगेट डोमेन होगा उस टारगेट डोमेन के तमाम जो इस फाइल के अंदर जो नाम मेंशन है उसके अगेंस्ट में डीएनएस लुकअप वो जनरेट करेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहने का मकसद क्या है, अगर आपको लेट्स सपोज मैं रिफ्रेश करके बताऊं कि इस वेब फाइल के अंदर जितने भी वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, उन वर्ड्स के अगेंस्ट में जो सब डोमेन बनेगा, जैसे कि लेट्स सपोज हम आवर टारगेट डोमेन इज हमदर्द.edu.pk, ठीक है। तो ये जो डीएनएस इनम की यूटिलिटी है या डीएनएस रिकॉन या इस तरह की जितनी भी यूटिलिटीज हम डीएनएस इन्यूमरेशन में यूज करते हैं, ठीक है, वो इस फाइल के अंदर जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को ज्वाइन करेगा, ठीक है, और जो हम टारगेट डोमेन देंगे उसके साथ, और वो फिर डीएनएस की क्वेरी जनरेट करेगा, ठीक। तो लेट्स सपोज टॉक अबाउट दिस ट्रांसपोर्ट, दिस इज अ कीवर्ड। अब ये जो ट्रांसपोर्ट का जो कीवर्ड है, जब हम इस यूटिलिटी को यूज करेंगे अपने डोमेन में, तो हमारे पास ये यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट डॉट हमदर्द डॉट edu डॉट pk की रिक्वेस्ट जनरेट करेगी और रिक्वेस्ट करेगी डीएनएस सर्वर के से कि रिजॉल्व दिस डोमेन नेम, ठीक है। और अगर वो रिजॉल्व हो जाएगा तो हमें स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा, वो रिजॉल्व नहीं हुआ तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो हमारे पास एक प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ डोमेन या कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम डीएनएस रिकॉन, और आगे मैं अभी आपको हार्वेस्टर का टूल है, ठीक है, वो भी मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। हार्वेस्टर, डीएनएस रिकॉन और डीएनएस इनम, हम इन टूल्स के अंदर हम वो कीवर्ड वाली फाइल यूज करते हैं, टारगेट डोमेन देते हैं और हमें वो लिस्ट जनरेट होकर मिल जाती है। मुझे याद पड़ रहा है कि हमने इसको लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था कुछ में, आई गेस सो। मुझे वो कमांड की हिस्ट्री में आ रही है, मैंने खुद से इनको यूज किया था, शायद इसलिए यहाँ पर हमें मिल रहा है। जी सर, यूज किया था लेकिन कंप्लीट नहीं किया था ओके, सर। इसको मैं चला देता हूँ और साथ में मैं दूसरे टर्मिनल के ऊपर जाकर मैं यहाँ पर डीएनएस रिकॉन भी चला देता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। मैं चलो अच्छा है, हम इसको क्या है इसका कंट्रोल, यस, डीएनएस रिकॉन, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं सिंपल मैं चलाऊं तो वो क्या कहता है, हमें इसकी टारगेट फाइल कौन सी है, डीएनएस रिकॉन माइनस माइनस हेल्प, ठीक है। इसकी जो टारगेट फाइल है वो हमें बाय डिफॉल्ट इसकी टारगेट फाइल जो है वो, अच्छा चलिए इसमें तो मेंशन नहीं है लेकिन मैं चलाता हूँ तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर डिफॉल्ट में बताएगा, डीएनएस रिकॉन हमदर्द .edu.pk, एक मिनट, -t, ठीक है। इन्यूमरेशन शुरू की है उसने डीएनएस रिकॉन की, txt रिकॉर्ड, अच्छा ये इसने इसको बंद कर दिया है, ठीक है। और अच्छा, और
देखिए इसको हम इसके रिजल्ट को पहले एनालाइज कर लेते हैं, और फिर हम इसके जो इसके डिफरेंट ऑप्शन है वो मैं एक्सप्लोर करके आपको बता देता हूँ, और साथ में इतनी देर में हमारे पास डीएनएस ईनम का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अरे देखिए इस वक्त बाय डिफॉल्ट इसने कोई खास हमारे लिए काम नहीं करके दिया, ठीक है। इसने सिंपल हमें जो अवेलेबल जो पब्लिकली वेल नोन चीज़ें थी वो हमने बता दी हैं, ठीक है। उसमें क्या है, डीएनएस चेक इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड, ये एक सिक्योरिटी के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। डीएनएस चेक खासतौर पर जब हम क्लाइंट जो हैं यानी कि डीएनएस के जो प्राइमरी डीएनएस या सेकेंडरी डीएनएस है वो आपस में जब जोन ट्रांसफर वगैरह कर रहे होते हैं या रन टाइम के ऊपर आपको डीएनएस सिक्योरिटी से, ठीक है, वो आपको डीएनएस का जो डेटाबेस है उसको मैनिपुलेट करना है। तो दिस इज समथिंग दैट शुड बी इनेबल्ड, ये सर आप नोट कर सकते हैं डीएनएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। SOA रिकॉर्ड, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, ठीक है। जो भी हमारे पास अथॉरिटेटिव नेम सर्वर होता है, ठीक है, वो उस डोमेन का स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी SOA रिकॉर्ड मेंटेन करता है। इस केस के अंदर हमारे पास जो इसका अथॉरिटेटिव नेम सर्वर है वो DNS1 सुप्रीम DNS.com, जो कि इसकी IP है 162.210.102.140। इसका जो अपना नेम सर्वर है, ठीक है, DNS4, और साथ ही इसके मल्टीपल नेम सर्वर्स हैं, और हमेशा हर डोमेन के अमूमन मल्टीपल नेम सर्वर्स होते हैं। DNS4, DNS2, DNS1, DNS3, ये सारे के सारे इसके मल्टीपल नेम सर्वर्स हैं, ठीक है। और हमारी जो रिक्वेस्ट होती है वो किसी भी नेम सर्वर के पास जा सकती है जब हम रिजॉल्व करते हैं। राउंड रॉबिन में अमूमन ये प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। मेल एक्सचेंजर, इसके कौन कौन से मेल सर्वर्स हैं, इसकी मेल सर्वर की जो सर्विस है वो इस वक्त गूगल के ऊपर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये कि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट से अगर आपने मेल सर्विस ली भी है तो इसका मतलब ये कि टू लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मेल सर्वर को इटसेल्फ हैक करना रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है। अगर प्रोवाइडर की मतलब जो भी आपका टारगेट डोमेन है, अगर उसने जो मेल सर्विस है वो गूगल की या माइक्रोसॉफ्ट की उसने चूज की है, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर कोई प्राइवेट डीएनएस मतलब कोई डोमेन है, कोई वेबसाइट है जिसने कोई नॉट वेल नोन मेल सर्वर यूज किया, कोई प्राइवेट डीएनएस भी हो सकता, प्राइवेट मेल सर्वर भी हो सकता है, तो फिर हम अगले स्टेप के अंदर फिर हम उस मेल सर्वर के ऊपर अटैक या उसके ऊपर इनोमिनेशन शुरू करते हैं, ठीक है। इसका ए रिकॉर्ड उसने फाइंड करके बता दिया है, और इसके इसके पास जो टेक्स्ट रिकॉर्ड जो कॉन्फ़िगर हुए हुए हैं, ठीक है, वो भी बता दिया है। चूंकि आप जैसा कि मैंने अभी आपको जिक्र किया, चूंकि इसके जो मेल एक्सचेंजर है, ठीक है, वो गूगल का है, तो ये इसके जो डीमार्क और जो SPF रिकॉर्ड वगैरह जो है, ठीक है, स्टैंडर्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क की जो है कि मेल किस किस IP एड्रेसेस से किस किस मेल सर्वर से आ सकती है, वो कॉन्फ़िगर हुए हुए। ये टिल्डा ऑल है सर, ये आपके लिए अगेन हम इसको ऑफलाइन फौरन तो मौका हो सकता है ना मिले, लेकिन जब हम इसके ऊपर वर्क थोड़ा सा करेंगे तो ये माइनस यानी कि बेहतर है कि आप इसको माइनस ऑल करें, ठीक है। टिल्डा ऑल से ईमेल स्पूफिंग, सॉरी नॉट स्पूफिंग, ईमेल स्पैमिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी अपनी पॉलिसी ईमेल की स्ट्रिक्ट कर दें, सही है। तो इसने हमारे पास ऐसा कोई खास चीज़ डिस्कवर नहीं की, ठीक है। और ऑटो डिस्कवर वगैरह चल रहा है एंड क्लाउड लॉगिन वगैरह, दैट्स नॉर्मल थिंग, सही है। लेट मी गो बैक टू द फर्स्ट टर्मिनल, ठीक है। फर्स्ट टर्मिनल के ऊपर इट हैज़ डिस्कवर्ड फ्यू IP एड्रेसेस, ठीक है। अगेन शुरू में इसने जो है हमदर्द किया, उसने 4 DNS सर्वर आइडेंटिफाई कर लिया, गूगल का मेल एक्सचेंजर आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद ट्राइंग टू परफॉर्म जोन ट्रांसफर, जिसने जो जोन ट्रांसफर जो है वो मना कर दिया DNS सर्वर ने। जोन ट्रांसफर क्या होता है सर, एंड फॉर एवरीवन, जोन ट्रांसफर का मतलब ये है कि आप उस डोमेन का जो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर है, आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस डोमेन के जितने भी सब डोमेन्स बने हुए उनका डेटा मुझे दे दो, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बिग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। अगर किसी नेम सर्वर के ऊपर ये चीज इनेबल हुई हुई है, और उसको कहते हैं AXFR रिकॉर्ड, ठीक है ना, कि AXFR की आप क्यूरी भेजते हैं नेम सर्वर को और रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे तमाम के तमाम जोन जो है इसको ट्रांसफर कर दो मुझे, ठीक है। तो दिस शुड नॉट बी इनेबल्ड इन एनी वे, ठीक है। अगर आप किसी नेम सर्वर के ऊपर AXFR इनेबल हुआ हो तो इसका मतलब ये कि फिर आपको ये हमें ये ब्रूट फोर्स ये स्कैनिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही बता हमें तमाम के तमाम
जो जोन्स हैं वो हमें ट्रांसफर कर रहा है। जी आहत प्लीज। जी, मैं एक चीज ये पूछ रहा हूँ कि ब्रूट फोर्स का कीवर्ड यहाँ पे आया है, तो अगर किसी वेबसाइट के ऊपर रेट लिमिटिंग अप्लाई हुई भी है बड़ी कंप्रिहेंसिव लेवल की, तो उस वक्त हम अगर ब्रूट फोर्स की अटेम्प्ट कुछ करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स हमें नजर आएगा इन कमांड्स को चलाने में, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये ऑलरेडी प्रिवेंटिव मेजर वहां पे अप्लाई हुआ हुआ है। सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, वही आपने वर्ड पकड़ लिया। अच्छा, ये जो ब्रूट फोर्स का वर्ड जो मैंने यहाँ बोला है ना, ये तो मैंने गलत बोला है, क्योंकि हम ब्रूट फोर्स नहीं कर रहे, हम डिक्शनरी अटैक परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक फाइल दी हुई है, उसके अंदर कोई 2000 के करीब कीवर्ड्स हैं या 25,000 के करीब कीवर्ड्स हैं। उन कीवर्ड्स की बेसिस के ऊपर हम जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं डीएनएस की क्यूरीज की। अच्छा, अब सवाल आपका वैलिड है। अब अगर लेट सपोज हम ये कह दें कि भाई 25,000 इज ब्रूट फोर्स ना, ठीक है, तो अभी हमारी जो क्यूरीज हैं वो उस टारगेट वेबसाइट तक नहीं पहुंच रही। अभी हमारी क्यूरीज जो है, जो हमारे सराउंडिंग में जो डीएनएस सर्वर्स हैं, हम डीएनएस की क्यूरीज जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, हम हो सकता है कि हम हमारी क्यूरीज कैशे सर्वर तक महदूद हो और कैशे सर्वर आगे फॉरवर्ड कर रहा हो, या हो सकता है कि हमारी क्यूरीज एक्चुअली उस वो जो चार इसकी इस डोमेन के हमदर्द.edu.pk के जो चार अथॉरिटेटिव नेम सर्वर्स हैं, हो सकता है हमारी क्यूरीज इनके पास जा रही हो। ठीक है, तो डीएनएस सर्वर्स का तो काम ही जो होता है वो बेसिकली क्यूरीज को सर्व करना है। तो लेकिन रेट लिमिटिंग अप्लाई हुई भी है तो ठीक है, इट्स फाइन। ठीक है, उसका नुकसान इतना नहीं है, मतलब वो इतना, क्योंकि हम वेब यानी एचटीटीपी या एचटीटीपीएस पर राइट नाउ अटैक नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हुई भी है तो ये जो टूल है इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस भी होते हैं कि आप इसकी कितनी क्यूरीज आपने पर सेकंड या पर मिनट जनरेट करनी है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका वो जो सवाल था, अगर आप जी, रिफ्रेश कर दोबारा से अपना सही। बता दें मुझे, आपका सवाल क्या था? दूसरे कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन आप बता दें, हम उसको मैं उसको भी एड्रेस कर लेता हूँ। नहीं, मैं समझ गया। मैं पूछना ये चाह रहा था कि हम बीइंग अ इथिकल हैकर हम्म। किस तरीके से कम टाइम में ये एनालाइज कर लें कि जी हमने ये वाली कमांड चलाई और हमें पता चल गया कि कुछ ऐसे आइडेंटिफायर से या जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं उनसे हमें ये पता, सिग्नल से हमें पता चल गया कि भाई इस पे रेट लिमिटिंग है, तो हम इस पे टाइम ज़्यादा ना करें, हम कोई दूसरा अटैक इस पे परफॉर्म करें। वो सिंपल। तो चूंकि ब्रूट फोर्स था इसलिए मैंने वो सिंपल, ये हम जब भी कमांड चलाएंगे तो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो डिनाई हो जाएगी। ठीक है, वो यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यूटिलिटी हमें किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। अभी आप देखें, यूटिलिटी हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, बस आहिस्ता आहिस्ता जो नहीं, जिसने चार पांच जो है वो चीज़ें डिस्कवर की हैं। ठीक है, वो जब हम कोई भी यूटिलिटी चलाएंगे और हमारी रिक्वेस्ट जो है वो डिनाई होना शुरू हो जाएगी, तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट के ऊपर रेट लिमिटिंग अप्लाई हुई हुई। अभी हम डीएनएस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, लेट से अगर वेबसाइट की भी बात करें तो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो अब ठीक समझ गया। उसके अंदर ये भी ऑप्शन होता है कि अगर आप वेब सर्वर की बात करें तो वेब सर्वर आपको मैसेज भी दे देता है खुद से। ठीक है ना, और अगर आपके पास जो है बीच में कोई क्लाउड या यानी क्लाउड फ्लेयर या कोई इस तरह का टूल है, तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो इजीली डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसमें, सही। ठीक है, अच्छा डीएनएस रिकॉन हो गई, डीएनएस इनेम हो गई। अच्छा, मैं डीएनएस रिकॉन पर दोबारा जाऊंगा। ठीक है, और डीएनएस रिकॉन के हमारे पास मल्टीपल जो है वो ऑप्शंस हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो इसमें एक फाइल है यूजर लोकल, क्या डिक्शनरी, नहीं, यूजर एक फाइल है, मैं अभी आपको सर्च करके बता दूं। हार हम जब हम ब्रूट फोर्स वगैरह कर, नॉट द ब्रूट फोर्स, जब हम डिक्शनरी अटैक करते हैं तो वो फाइल अमूमन हम लोग यूज कर लेते हैं जिसमें कीवर्ड की लिस्ट है। ठीक है, और उस फाइल को जो है वो हम डीएनएस रिकॉन को, या इस ये जो हमारे पास डीएनएस इनम की यूटिलिटी है या हार्वेस्टर को भी अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर हम फीड करते हैं तो वो फिर उन्हीं कीवर्ड्स को वो मैप करती है। अच्छा देखें, इसमें मैं थोड़ी सी एक बात ऐड करता चलूँ। हमारे पास जब हम लोकल काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ह- हम जब मैं आई वॉज एक्चुअली वर्किंग प्योरली एज अ ethical hacker, not you can say that in the security analyst domain। ठीक है, तो हमने अपनी डिक्शनरी फाइल अलग से मेंटेन की हुई होती थी। ठीक है,
और उसका पर्पस ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे, क्योंकि हम वी लिव इन पाकिस्तान, तो हम लोग बहुत दफ़ा ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करते हैं मशीन्स के नाम सेट करने में जो पाकिस्तानी होते हैं। जैसे रिमेंबर आज के सर सैयद में अगर आपको याद हो तो हमारे बहुत सारे सर्वर्स के नाम डिफरेंट यू नो लेजेंड्स के ऊपर थे, डिफरेंट लोगों के बिल्कुल नाम बिल्कुल, पे थे, ठीक है। इकबाल और जौहर जौहर, इस टीपू और जिन्ना इस तरह तैमूर, सारे थे, राइट, बिल्कुल। जिन्ना, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही है, और ये तकरीबन हर इंडस्ट्री के अंदर ये हर वर्ल्ड के अंदर ऐसा ही मिलेगा आपको, ठीक है। यूएस यूरोप साइड पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश नेम मिलेंगे, जैकब एंड राइट, रोमियो जूलियट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमें अगर आप लोकल टारगेट है, राइट, पेन टेस्टिंग का, एथिकल हैकिंग का, तो हमें लोकल कीवर्ड्स बिल्ड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो कुछ लोकल फाइल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, आई शेयर विद यू पीपल, ठीक है, जिसके अंदर हम ऑलरेडी हमारे पास ऐसे लोकल नेम्स मौजूद हैं जो अमूमन हम लोग अक्सर व बेशतर आपको मिलेगा कि ये कहीं ना कहीं वेबसाइट यानी कंपनीज ने यूज़ किए हुए होते हैं। तो वो फाइल मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये था कि हमें अपनी डिक्शनरी जो है ना, डिक्शनरी अटैक भी जब हम परफॉर्म करते हैं तो डिक्शनरी अटैक हमें अपना खुद बनाना पड़ता है, खास तौर पर जब हम पासवर्ड क्रैकिंग के लिए हाइड्रा या कोई और टूल यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो डिक्शनरीज अवेलेबल है वो इंग्लिश नेम्स के ऊपर है, ठीक है। और हम लोग इवन जो पासवर्ड भी रखते हैं तो वो उसके अंदर कोई अपना कोई पाकिस्तानी या देसी टच आ रहा होता है, ठीक है। सो ये वी हैव टू कंसिडर दैट थिंग इन माइंड एज वेल, ठीक है। अच्छा, ये डिक्शनरीज जो हैं, जैसे प्लीज, हाँ। जी, मुझे एक चीज ये अपने गूगल हैकिंग डेटाबेस जो आपने बताई थी, क्या इसमें कोई ऐसी लिस्ट हमें मिल सकती है जिसमें कैटलॉग हो पासवर्ड्स की, जिससे ब्रूट फोर्स अटैक जो है क्विकली परफॉर्म किया जा सकता है? क्योंकि कुछ बड़े कॉमन पासवर्ड होते हैं, कुछ लोग जो है ना बड़े मतलब नामों पे या इस तरीके से रखते हैं जो बड़े कॉमन से होते हैं। तो ऐसी कोई लिस्ट है जो वहां से निकल सके? बेतहाशा यार, ये पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है। ये तो आपको जीएस देखिए, जीएसडी भी तो समझ लीजिए कि यू मे हैव टू यूज एडवांस, मतलब ये तो एक एडवांस स्टेप होगा। आप गूगल पे लिखें तो वेल नोन पासवर्ड्स की लिस्ट जो है वो मिल जाएगी आपको, ठीक है, और वो आपको मिल, यू कैन यूज देम। बट डेफिनेटली अगर आप एक लेवल आगे जाना चाहते हैं कि किसी इंडिविजुअल ने कोई लिस्ट कंपाइल करके रखी हुई है, ठीक है ना, और वो कहीं पर पब्लिकली अवेलेबल है बट नॉट इन गूगल, बाय डिफॉल्ट वो हमें हमें शो नहीं कर रहा रिजल्ट सेट के अंदर, तो वी कैन यूज जीएसडीबी, ठीक है। गूगल हैकिंग डेटाबेस, गूगल डॉक्स हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड दोज पासवर्ड फाइल्स, पासवर्ड लिस्ट। अच्छा, इसमें एक चीज वो मैं थोड़ा सा करेक्ट करता चलूँ, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये भी है कि हम अपने आप को सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजी में भी ट्रेन करें, ठीक है। तो अभी आपने जो टर्म यूज किया ना, ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें जो सही वर्ड है, जो सही टर्म है वो डिक्शनरी अटैक, ठीक है। तो वेन एवर वी आर यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ फाइल जिसके अंदर एक लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स हैं या लिस्ट ऑफ डोमेन्स हैं, तो इट मीन्स वी आर रेफरिंग टू डिक्शनरी अटैक, वी आर नॉट रेफरिंग टू brute force attack. Brute force means we don't have any dictionary. We are trying to use all the possible combinations with some parameters. कि उस combination का length कितना होना चाहिए। Let's suppose Hydra या John the Ripper वगैरह हम tools आगे यूज करेंगे पासवर्ड क्रैकिंग में, तो उसमें क्या होगा कि उसमें आप डिफाइन करते भी आपकी पासवर्ड कितने डिजिट का पासवर्ड आपने यूज करना है, ठीक है। पासवर्ड में अल्फा न्यूमेरिक कितने होंगे, स्पेशल करेक्टर्स कितने होंगे, ये तमाम आप उसको पैरामीटर्स डिफाइन करते हो, फिर वो ब्रूट फोर्स अटैक शुरू कर देता है, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक तो? ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड। थैंक यू। समझ गया। अच्छा, इसमें अच्छा देखिए हमारे पास जो है ना, ये whenever we are working in teams, right, तो हमें हम इस तरह कमांड चलाई, उसी वक्त हमने देखा भाई ये तो हमें लेट्स सपोज, मैं पहले टर्मिनल पर जाता हूँ, लेट्स सपोज भाई ये तो मुझे ये मेल डॉट हमदर्द डॉट पी मिल गया है, या लेट्स सपोज ये एस पी डॉट हमदर्द डॉट ई डी डॉट पी के मिल गया है, ये वेब मेल मिल गया है, फॉरन इसको ट्राई कर लेंगे, ठीक है। बट एक्चुअली वेन एवर वी वर्क इन टीम, और जब हम प्रोफेशनल पेन टेस्टिंग करते हैं तो हमें इस रिजल्ट सेट को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। तो अमूमन इन कमांड्स ही के अंदर, ठीक है, ऐसे ऑप्शंस, मैं इसको फिल वक्त थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ, ऐसे ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि हम इस रिजल्ट सेट को CSV के अंदर, XML के अंदर स्टोर एक्सपोर्ट कर सकें, ताकि जो दूसरा
पेन टेस्टर इसके ऊपर वर्क करेगा या कल आकर हम दोबारा से इसके ऊपर वर्क करेंगे तो हमें पर रिजल्ट शायद पहले से मौजूद हो, हमें ये कमांड दोबारा से एग्जीक्यूट ना करनी पड़े। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जैसे कि ये जो डीएनएस रिकॉन की जो हमारे पास यूटिलिटी है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। XML फाइल टू सेव फाउंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, अगर आपने रिकॉर्ड को XML में सेव करना है तो आप -x देंगे और उसके बाद फाइल का नाम देंगे। -c, ठीक है, कि अगर आपने CSV में डेटा आउटपुट को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, -j अगर आपने JSON में एक्सपोर्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू वर्क इन टीम एंड व्हेन यू वर्क इन प्रोफेशनल सेटिंग, जिसमें आपके पास फन के लिए आप नहीं कर रहे, आप आपको ये टास्क दिया गया है इसलिए आप परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लेट्स गो टू, जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि हम कुछ अच्छा सर, एक सवाल है हम्म, वैसे ही, ना, बाय दिस, एक मिनट सर। जी जी प्लीज आप सवाल करें। अगर हम इस इसके थ्रू अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से एनालिसिस करके जो है वो और सिक्योर उसमें ले जा सकते हैं, अगर हम करना चाहें तो। सही है, देखिए इसमें आपकी कंपनी का कोई वेबसाइट है क्या? जी, आ, जी, चले जो भी है, जी है। चले इन जनरल बात कर लेते हम्म, हैं। देखिए इसमें हम्म, अ, दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, हम्म, पहली बात तो ये कि आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ वही डोमेन्स डीएनएस में आपने पब्लिश किए हुए हों जिनको आपने इंटरनेट से एक्सेस करना है। ठीक है, ठीक है। नंबर एक बात, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि डीएनएस सर्वर के ऊपर AXFR, जिसको आप कंप्लीट जोन ट्रांसफर कहते हैं, और IXFR, इंक्रीमेंटल जोन ट्रांसफर, ये बंद किया हुआ हो आपने। सिर्फ और सिर्फ लेजिटिमेट आपके जो डोमेन्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर खुला हुआ हो। थर्ड पॉइंट, थोड़ा सा मैं अपनी स्टेटमेंट को रिफ्रेश कर दूं, शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाए। AXFR और IXFR सिर्फ उन डीएनएस सर्वर्स के अक्रॉस खुला हुआ हो जो उसके अथॉरिटेटिव नेम सर्वर्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट है abc.com और उसका जो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर है वो है सुपर डीएनएस 1 और सुपर डीएनएस 2। तो AXFR और IXFR का जो ट्रांसफर है, यानी जोन का जो ट्रांसफर है, वो सुपर डीएनएस 1 और सुपर डीएनएस 2 के दरमियान ही होना चाहिए, किसी और थर्ड पार्टी डीएनएस सर्वर के दरमियान नहीं होना चाहिए। थर्ड जो बात है वो ये है कि अगर आपने किसी ऐसी सर्विस जो कि कॉर्पोरेट यूज के लिए ओपन करनी है, यानी कि मतलब कोई ऐसा डोमेन नेम है जो आपने किसी कॉर्पोरेट आई मीन प्राइवेट कंपनी, मतलब जैसे कोई आपकी यूं समझ लीजिए कि आपकी ऐसी सर्विस है, जैसे कोई जैसे वो कौन सा टिकटिंग सिस्टम है फॉर एग्जांपल ना, आप ये चाहते हैं कि जो मैं बैटरी की एक बात कर सकता हूँ। किसी बायोमेट प्लस, हाँ, बैटरीज जो जैसे होते हैं ना, एटलस बैटरी वगैरह इस टाइप की, ये कह रहे हैं आप। नहीं नहीं, एग्जाम्पल देता हूँ भाई। एक वेबसाइट है abc.com, उसके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उसमें से एक है मतलब क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर सपोज डेवलप करके देते हैं, ticket.abc.com। ठीक है, ठीक है। अब ये ticket.abc.com के ऊपर आपकी एक, लेट सपोज कोई ओपन सोर्स या कस्टम बिल्ड एप्लीकेशन बनाई हुई है आपने, और इसका पर्पस ये है कि डेवलपर्स या लेट्स सपोज क्लाइंट्स के पास जो एप्लीकेशंस के अंदर जो आपने बनाई है उसके अंदर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो टिकट लॉक करवा लें। ठीक है, लेकिन इसका एक्सेस आप ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को ये डोमेन पता हो। ठीक है, हर एक को ये डोमेन ना पता हो। सही है, तो आप फिर ठीक है। थर्ड थर्ड आप यूं कह लीजिए कि थर्ड टाइप ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म आप यूं कह लीजिए कि इसका जो सबडोमेन का नाम है वो कोई वेल नोन कीवर्ड ना रखें। सही है, इसका जो सब डोमेन का नाम है कोई वेल नोन कीवर्ड ना रखें, बल्कि कोई
लोकल, देसी या डिफरेंट टाइप का हो, ताकि वो इजीली इन्यूमरेट ना कर पाए हम लोग, हैकर जो है। ठीक है। फोर्थ, ठीक है, इसके अंदर डीएनएस के अंदर मुझे चेक करना पड़ेगा डिग माइनस टी, क्या है वो इसका, हमदर्द का कौन है, माइनस, एक मिनट दो, इसी को तेज कर दो, डिग माइनस टी मेल एक्सचेंजर हमदर्द .edu.p का, ठीक है। सॉरी, मेल सर्वर नहीं, मुझे एनएस सर्वर फाइंड करना, नेम सर्वर इसका, एनएस। टाइम आउट दे रहा है एक। हाँ, मैं एक और चीज़ मैं डिग में बताना भूल गया। अगर आपको अपना डीएनएस सर्वर चेंज करना है, जैसे एनएस लुकअप में मैं चेंज कर रहा था सर्वर की कमांड से ना, कि मैं चाहता हूँ भाई मेरी जो अभी डिफ़ॉल्ट में जो क्यूरी जा रही है वो मेरा राउटर, जो मेरा डिफ़ॉल्ट राउटर है 192.168.0.1 के पास जा रही है, और ये पोर्ट 53 इधर डीएनएस की पोर्ट ना, आप भी चाहते हैं कि भाई ये मैं गूगल के डीएनएस पे रिजॉल्व करूँ, तो आपको क्या करना होगा, @ देना होगा, और गूगल का जो डीएनएस सर्वर है 8.8.8 या 4.222 इसको, ठीक है। तो अब देखें फौरन ही जवाब आ गया। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, री एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मैंने क्या किया है, डिग माइनस टी एन एस हमदर्द.edu.pk, मैंने हमदर्द.edu.pk के नेम सर्वर फाइंड करना है, और मैंने जो अपनी रिक्वेस्ट दी है ना, मैंने डायरेक्टली एक पिन पॉइंट कर दिया है अपने नेम सर्वर को, कि भाई मैंने इस नेम सर्वर को रिक्वेस्ट देनी है कि मेरी जो क्यूरी है ये वाला नेम सर्वर रिजॉल्व करके दे। 4.222 हम गूगल का नेम सर्वर है जो कि रिकर्सिव क्यूरीज को अलाउ करता है। अब मुझे पता चल गया कि भाई ये 4 हैं, ठीक है ना। अब मैं लेट सपोज DNS3 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको मैं क्यूरी दूंगा, और मैं कौन सी क्यूरी दूंगा, डिग माइनस टी SOA। अब मैंने रिकॉर्ड की टाइप दी है स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, और हमदर्द.edu.pk, और उसके बाद @ ठीक है, मैंने इसका जो है वो पेज सिलेक्शन जो किया है वो पेज कर देता हूँ मैं। अब ये देखते हैं कि SOA रिकॉर्ड इसका ला के देता है या नहीं ला के देता। अब देखिए SOA रिकॉर्ड के अंदर आपकी पूरी डिटेल होती है, अभी तक नहीं ला के दिया, ठीक है, तो मैं फिर इसको पब्लिक से करके देख लेता हूँ कि अगर ये मुझे 4.222 ला के दे दे, ठीक है। कनेक्शन टाइम आउट, अच्छा नहीं मिला। चलें, इसमें TTL की वैल्यू डिफॉल्ट में आ रही होगी। डिग क्या है, डिफॉल्ट में हमारे पास हमदर्द.edu.pk, हमदर्द.edu.pk, और कुछ भी दे दें तो ये भी रिजॉल्व कर देगा ना। इसमें TTL की वैल्यू 300, ठीक है, ये TTL होता है। अब मैं इसको गूगल करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है मुझे ये चीज़ ज़बानी याद नहीं है। DNS SOA रिकॉर्ड फील्ड्स। अभी आपने सवाल किया तो डिस्कशन जो उस साइड पे चली गई है, ठीक है। तो हमारे पास जो ना DNS में जब भी हम कोई सब डोमेन्स को बनाते हैं तो वी हैव टू प्रोवाइड दीज वैल्यूज, राइट, ठीक है। अब इसके अंदर ये सीरियल नंबर तो DNS की अपने वर्किंग के लिए होता है, रिफ्रेश, रिट्राई, एक्सपायरी एंड TTL। अब आप इनकी वैल्यूज को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा कि इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस की वैल्यूज क्या होती हैं। पहले मतलब आप इनको देख लीजिएगा, ये रिफ्रेश का मतलब क्या है, ये कितने अरसे में रिफ्रेश करेगा। रिट्राई, अगर कोई क्यूरी फेल हो जाएगी अक्रॉस द नेम सर्वर तो कितनी देर में रिट्राई करेगा, ये सब सेकंड्स में है। DNS का रिकॉर्ड एक्सपायर कब हो जाएगा, TTL वैल्यू बेसिकली कैशिंग सर्वर वगैरह, ठीक है, कि वो कितनी देर तक मेंटेन करेंगे। तो आप इन पैरामीटर्स को भी आप को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर देंगे, ठीक है, तो आपके DNS जो है वो थोड़ा सा उसकी सिक्योरिटी का लेवल जो बढ़ जाएगा। फिर चौथी बात, पांच या शायद पांचवी बात, DNS सैक को आप इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो सही है, तो मैं हमें ये 4-5 बातें अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप DNS की जो सिक्योरिटी है आप उसको में हमें
इम्प्रूव कर सकेंगे डीएनएस सर्वर की। सही है, आगे चलें थोड़ा सा। थैंक यू। अच्छा, इसमें देखिए टूल सेट के लिए अब जो है वो हमें साथ साथ काम कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम कोई दे आर मैनी टूल सेट अवेलेबल। सही है, वो भी हम रेफर कर देंगे, वो तो देखिए मैं गूगल क्लासरूम पर डायरेक्टली डाल दूंगा, दैट्स नॉट एन इशू। अच्छा, तो बेसिकली इफ़ यू अगर आप मुझसे पूछे तो हम लोग जो है वो इस वक्त इसको फॉलो करें तो हम लोग मॉड्यूल 2 फुटप्रिंटिंग और रिकरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, और इसके अंदर कोई क्वेश्चन है अगर आपको तो पूछ सकते हैं। और ये जो मॉड्यूल है वो आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, इसमें कोई सवाल हो, कोई टूल, ठीक है, फुटप्रिंटिंग के टूल्स की पूरी पेज नंबर 222 पे लिस्ट मौजूद है। ठीक है, ये फाइल बहुत बड़ी है असल में। ठीक है, तो बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, हार्वेस्टर का टूल है, वो मैं अभी आगे चल के हम इसको देख लेते हैं। बहुत कॉमन है, जिस तरह ये डीएनएस रिकॉन और डीएनएस इनम काम करते हैं। सारा देखें इसमें गेम जो है वो है फाइल का, कि आपके पास फाइल कौन सी यूज हो रही है। ठीक है, तो वो फाइल आप सर्च कर लें और फाइल आप दें तो डीएनएस इन्यूमरेशन इज नथिंग मोर देन दैट। इसके अलावा जो मैंने कुछ आखिर में जो आपने सवाल वगैरह किया, ठीक है, बिलाल के क्वेश्चन से, कि जो टीटीएल की जो फील्ड्स हैं, ठीक है, रिफ्रेश रेट वगैरह, इससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि डीएनएस किस तरीके से कॉन्फ़िगर हुआ है। थोड़ा सा ये हमारा पीसी इज लिटिल बिट स्लो क्योंकि फाइल बहुत बड़ी है, 500 MB की ये सिंपल पीडीएफ फाइल है। तो यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, अदरवाइज फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं लेक्चर में। उमर साहब, सर आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, नहीं। ठीक है, आई एम सॉरी विद द पीसी, अमूमन मेरा पीसी इतना तंग नहीं करता, इट हैज़ गुड रैम, 32 गिग रैम है इस पर, बट बिट स्लो। अच्छा, देखिए अब मैं आपको जो है ना क्लोज एप्लीकेशन, आज इसने जो ना नाक कटवा दिए। चले इस एप्लीकेशन को क्लोज कर। अच्छा, मैं असल में ये जो कैम्टेजिया है ना, ये भी अच्छी खासी जो है वो प्रोसेसिंग, तो अब रेंडरिंग में तो बहुत ज़्यादा सीपीयू लेता है, लेकिन ये कि ये भी अच्छा खासा अच्छा। देखिए अब जो नेक्स्ट जो सेशन पे मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा सा चीज़ों को देखना भी है कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। रुके, वो मैं अब स्कैनिंग के फेज में मैं एंटर होना चाहता हूँ, और स्कैनिंग के फेज के अंदर जो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देयर आर मैनी स्कैनर्स, ठीक है ना, डिफरेंट किस्म के स्कैन्स हैं हमारे पास। सही है, वो ऑब्वियसली आई बी यूजिंग दोज रिसोर्सेज जो भी मैंने। अच्छा, तो अब मैं स्कैनिंग के उसके ऊपर थोड़ा सा जाना चाहता हूँ। ठीक है, गूगल डॉकिंग शोडाउन को हमने देखते हैं, अगर आखिर में मौका मिलता है वन, और तो इसको आखिर के 5-10 मिनट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पैसिव एक्टिव रिकॉनेसेंस, हुईज और डीएनएस। ठीक है, डीएनएस इनमेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हुईज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एएसएन नंबर डिस्कवरी। तो तो अब मैं स्कैनिंग नेटवर्क के ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा। ठीक है, कि हम नेटवर्क के ऊपर स्कैनिंग किस तरीके से करते हैं, और इसके लिए अगेन मैं थोड़ा सा हेल्प लेना चाहूँगा अपने डिस्कशन को थोड़ा सा इम्प्रूव यानी कि या कंसाइज वे में प्रेजेंट करने के लिए। उसके लिए एक तो ये बुक में मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैं अ, जी जी अच्छा सर, बुक्स आप उस पे गूगल उस पे रख देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आई विल अपलोड देम, पब्लिकली ओके अवेलेबल है। मैंने भी इंटरनेट से सर्च की है, बट आई विल डेफिनेटली अपलोड देम। अच्छा, मतलब ये मैंने ठीक बाय है। नहीं की हुई, यू नो दैट। ठीक है, ठीक है। सही है। अच्छा, तो इसका मैं इसमें से थोड़ा सा मैं आई विल बी नीडिंग समथिंग कि इसको थोड़ा सा जो है वो फॉर्मल तरीके से जो है वो। अच्छा देखिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में मैं इस बुक की कुछ चीज़ों को मैं बता देता हूँ। अच्छी बुक है, वो हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, भले ही आप पर्सनली बंदे को पसंद करें ना करें। बाय द वे मुझे तो ये बुक काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस कर ली हुई हैं। एक चीज़ जो मैंने नहीं डिस्कस की हुई इसके अंदर, कि बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं। अब आपको पता है कि
जो पूरी पूरी वेबसाइट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो वो आप कोई भी टूल, टेलीपोर्ट, एचटी ट्रैक वगैरह आप यूज कर लें वेबसाइट को कॉपी करने के लिए, इंटायर वेबसाइट को। अच्छा, इंटायर वेबसाइट को कॉपी करने के लिए का मेन जो पर्पज अमूमन ये होता है तो आपको ब्राउजेबल वेबसाइट मिल जाए, ठीक है। जब इंटरनेट स्लो होता था एक ज़माने के अंदर, तो हम लोग पूरी वेबसाइट को कॉपी करके रख लेते थे। उस वक्त पीडीएफ का भी इतना ज़्यादा कल्चर नहीं था। अच्छा, ये तो हो गई यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि बाद वेब सर्वर्स बहुत ही बैडली कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। जब आप पूरी वेबसाइट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, तो यूजुअली ये होता है कि हमारे पास जो है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, राइट। अब यू मे नॉट, आपको इतना टाइम नहीं है कि ये इस पेज के ऊपर कितने एचरेफ यानी कि हाइपरलिंक जो है लगे हुए हैं देखने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, इंटरनल जो है वो कितने पेजेस बने हुए हैं। तो बेसिकली जब आप पूरी वेबसाइट को कॉपी करके अपने पास लेकर आ जाते हैं, तो पूरी वेबसाइट लोकली ब्राउजेबल होती है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस एचरेफ के अंदर यानी इस पेज के ऊपर कोई एचरेफ ऐसा हो, ठीक है, या किसी और पेज के ऊपर एचरेफ ऐसा हो जो किसी फाइल के ऊपर पॉइंट कर रहा हो, उस फाइल के अंदर कोई इंपॉर्टेंट या सेंसिटिव डेटा पड़ा हुआ हो, ठीक है। तो इसलिए हम जब डिस्कस करते हैं हैकिंग वगैरह को, तो ये जो पूरी पूरी वेबसाइट कॉपियर की जो सॉफ्टवेयर होते हैं हम उनको भी अंडर डिस्कशन लेकर आते हैं। अच्छा, हुईज को हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ट्रेसिंग लोकेशन ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेस कैसे करना है। हाँ, ट्रेस आउट, डू यू वांट मी टू कि मैं एक्सप्लेन करूँगा ट्रेस आउट कैसे काम करता है? नो सर। ब्रीफली कर दो। अच्छा, अच्छा, करना है सर, देख लें। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ट्रेस आउट में हमारे पास वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेस आउट, टीसीपी ट्रेस आउट, यूडीपी, आईसीएमपी। नॉर्मली हम लोग आईसीएमपी डिफॉल्ट में यूज कर रहे होते हैं। अब जहाँ जहाँ टीसीपी सॉरी आईसीएमपी ट्रेस आउट बंद होता है, तो फिर हम लोग टीसीपी और यूडीपी ट्रेस आउट यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्विनेटिक्स सर, अगर मौका मिलेगा तो एक्विनेटिक्स में चला दूंगा, जो आपने बात की थी ना। ये ओपन, ये फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। वेब स्कैनर जो है, तो वेब स्कैनर्स और भी हैं, लेकिन इसकी एक्विनेटिक्स के अंदर मसला ये है, ये बहुत ज़्यादा लंबी रिपोर्ट देता है और उसके अंदर फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें सही है, तो मैं क्विकली मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। जीएचडीबी को हमने डिस्कस किया कर लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और फोका फोका फाइल एनालिसिस के लिए यूज होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। मैंने ईमेल हार्वेस्टिंग के लिए दी हार्वेस्टर जो टूल है, ठीक है, अ, ये अभी हमने यूज़ करना है ईमेल इनमरेशन में, कि कौन कौन से वैलिड ईमेल्स हैं इस डोमेन के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ठीक है। कि आपने एक टारगेट डोमेन दिया हमदर्द.edu.pk फॉर इंस्टेंस, ठीक है, और आपने कहा कि भाई फाइंड करके लेकर आओ कि भाई इस वेबसाइट के कौन कौन से वैलिड ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मैनी पर्पसेस, ठीक है। उसका एक पर्पस ये कि अगर आपने स्पैमिंग करनी है, ठीक है, तो आपके पास जब एक वैलिड ईमेल एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। दूसरा पर्पस फिशिंग या स्पेयर फिशिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास एक वैलिड ईमेल होगा, तो इसका मतलब है कि आपकी ईमेल की जो मतलब यू हैव आइडेंटिफाइड द इंडिविजुअल ना, ठीक है। आप बिल्कुल ब्लाइंडली आप फिशिंग ईमेल नहीं सेंड कर रहे हैं। आपको पता है कि ये ईमेल ये इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है। अभी ईमेल उसके इनबॉक्स में सक्सेसफुली लैंड हो कर पाती है, या बीच में कोई ईमेल सिक्योरिटी गेटवे अप्लायंस जो है वो इस ईमेल को, जो फिश ईमेल है या जिसके अंदर मेलवेयर अटैच हुआ है, उसको फिल्टर आउट कर देती है। बट दिस इज अ गुड टूल, ठीक है। और हार्वेस्टर, आप डोमेन का नाम देंगे, उसके बाद आपको उसको बताएंगे भाई कितने आपने ना ईमेल एड्रेस फाइंड करना है। उसके बाद आप सोर्स देंगे, भाई आपने कौन से सोर्स से आपने डेटा उठाना है, गूगल करना है, लिंक्डइन करना है, बिंग से, पब्लिकली जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको यूज करके जो वैलिड ईमेल्स हैं उनको डिस्कवर करके लेकर आएगा, ठीक है। तो ये मैं करवा दूंगा, इट्स प्रीटी इजी, ठीक है। अच्छा, बल्कि मैं अभी करवा भी देता हूँ मैं ना इसको। कहाँ गया हमारे पास जो है, अब मैं देखूँ कि इन्होंने ये टूल रखा हुआ है, ये हटा दिया है।
काली, सॉरी हाँ चल गया, दी हार्वेस्टर, ठीक है, अच्छा सब कुछ इसने ला के दे दिया भाई, ठीक है। माइनस माइनस हेल्प, असल में मुझे ये जी सेल जो है ना इतना पसंद नहीं है, वो खुद ही सारी चीज़ें जो है ना ला के देता है। अगर मैं इसको बैच में कन्वर्ट कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे, जी सेल के अंदर जो है ना वो, ठीक है। अच्छा, अब माइनस डी से तो आपको आपने देख ही लिया है, ठीक है, कि माइनस डी जो है वो हम डोमेन के लिए यूज़ करते हैं कि आपको टारगेट डोमेन क्या है, ठीक है। माइनस एल से आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट द नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट, कितने रिजल्ट आपने ईमेल का फाइंड करने हैं। मैक्सिमम लिमिट डिफॉल्ट सेट हुई है 500, आप इसको 10 भी कर सकते हैं, आप इसको 50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 5000 भी कर सकते हैं। स्टार्ट विद रिजल्ट नंबर, ठीक है, डिफॉल्ट जीरो, इसमें शोडान माइनस एस अगर आपने शोडान डेटाबेस यूज़ करना है, ठीक है, डिस्कवरी के लिए। और इसके अंदर वर्ड लिस्ट भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं माइनस डब्ल्यू के ज़रिए से, कि आपने चेक करके मुझे बताओ कि भाई आपने जो है वो इन बेसिकली नेम्स को कंफर्म कर दो, ठीक है। तो मैं सिंपल इसमें दी हार्वेस्टर माइनस डी हमदर्द.edu.pk, और इसमें लेट सपोज अब माइनस बी में, अब ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये वो सारे सोर्सेज हैं जहाँ से वो डेटा सर्च करके लेकर आएगा, मतलब ढूंढेगा कि भाई कौन कौन से ईमेल्स वैलिड ईमेल जो हैं जो यूज़ हुए हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक पे आपने बिंग चला दिया, ठीक है, और एक कंप्लीट हो जाए एक्टिविटी, तो फिर आप दूसरे के ऊपर आप अच्छा जो वैलिड इसको जो मिले हैं वो मिले हैं dr.hrm@hamdard.edu.pk, ये 3 इसको ईमेल फाउंड मिले हैं। और होस्ट जो मिले हैं वो उसने KYOB मिला है इसको, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम कर रहा था उस दिन, isb.hamdard.edu.pk एडमिशंस SP वगैरह, ठीक है। तो अगर हम डेटाबेस चेंज कर दें, गूगल कर दें, तो लेट्स सी कि गूगल से हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा, गूगल से जो है वो द फॉलोइंग इंजन्स आर नॉट सपोर्टेड, गूगल तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है इसको। अब ये बड़ा मसला है कि इसके जो इंजन जो है वो चेंज हो जाते हैं। मैं स्क्रॉल अप करके देख लेता हूँ। अच्छा, बिंग हमने देख लिया, ब्रेव, DNS डम्पस्टर अच्छा है, ठीक है, हैकर टारगेट टारगेट ब्रिटिश, लिंक्डइन पे देख लें सर। लिंक्डइन देख लेते हैं। स्पेलिंग से एग्जैक्ट क्या है लिंक्डइन की, हम्म, कहाँ पर है ये लिंक्डइन, KLMN, लिंक्डइन यहाँ पर है क्या लिस्ट में, मुझको चलिए मैं चला देता हूँ, क्योंकि अब आई डोंट नो कि ये वाला वर्जन में लिंक्डइन, याहू है सर लास्ट हाँ में। सपोर्टेड है, चले, लेकिन कुछ फाइंड नहीं किया, टारगेट नो लिंक्डइन यूजर फाउंड, यू नो दैट, ठीक है। तो इसका प्रॉक्सीज को भी थोड़ा सा हम ट्यून अप कर सकते हैं कि हॉपिंग करने के लिए। याहू देख लेते हैं। चलिए, इट्स वर्किंग, तो उसका मतलब ये कि कुछ फाइंड करके लेकर आएगा। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं बिफोर, ठीक है, इसने कुछ डिस्कवरी फर्दर की है, लेट्स गो थ्रू इट, ठीक है। जो उसको मिले करियर्स drmshod.sf info प्लेसमेंट प्रोफेशनल डॉट रजा, सॉरी प्रोफेसर अली डॉट रजा SFC एकेडमिक UMS@हमदर्द, ठीक है, ये ईमेल एड्रेसेस को मिले हैं जो कि याहू से फाइंड किए हैं। होस्ट उसने आइडेंटिफाई किए हैं याहू से, ठीक है, एडमिशन हमदर्द admissionhamdard.edu.pk, कॉलेज ELMS SJP ISB KYOB LMS, medicus placement SP of UMS। तो वी हैव टू ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशन सर। तो हम फिर से इस तरह आप जो है इससे एक डेटाबेस बना सकते हैं और कंपाइल कर सकते हैं और फिर उनको फोकस कर सकते हैं। जैसे कि अब KYOB आपको पता है कि यहाँ पर क्या सर्विस चल रही है, LMS है, ठीक है। तो हम इंडिविजुअली अब हम इन सब डोमेन्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हम इन
इन सब डोमेन्स के ऊपर स्कैनिंग रन करेंगे अगले फेज के अंदर, ठीक है। तो नाउ मैं ट्रेस राउट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो शोडान के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, और फिर जो स्कैनिंग का जो पार्ट है वो में हमें अगली नसेस के लिए हम इसको रख लेते हैं, और अगर कहेंगे तो हम इसको देखते हैं। बट गिव मी 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको फाइनलाइज कर दूं एटलीस्ट। अच्छा, पीपल भी मैं इसमें सपोर्टेड है, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है। मैंने पहले तो ठीक है, इसमें गिटहब कोड डीएनएस डम्पस्टर हु क्रिमिनल यार, इसके रिजल्ट क्रिटिक्स के जो रिजल्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग होता है, बट लेट मी ट्राई दिस वन। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ये सारे लेजिटिमेट या वैलिड ईमेल एड्रेसेस हैं, या ये अभी भी इन यूज एड्रेसेस हैं? ये कोई फिल्टर हो सकता है इस पे? 1 मिनट यार, प्लीज। असल में यार ये थोड़ा सा जो है ना, नींद का भी इनका मसला चल रहा है। ये तो कब की बात है, 10:40 की बात है। अच्छा, सॉरी यार, हाँ असल में देखें, ये जो डेटाबेस, ये जो सर्च करके रिजल्ट्स आए हैं ना, ये सर्च रिजल्ट्स इन सर्च इंजन ने डिस्कवर किए हैं। और ये जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पर अपने हमदर्द की आईडी को यूज करके कहीं पर कोई पोस्ट की, ठीक है, किसी ग्रुप के ऊपर पोस्ट की, किसी लिंक्डइन के ऊपर मैंने पोस्ट की, कहीं फोरम के ऊपर वो यूज किया, ठीक है ना। तो ये लेजिटिमेसी इनकी 100% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर हमदर्द ने एक जॉब पोस्ट निकाली, ठीक है, तो उसके ऊपर एड्रेस आया jobs@hamdard.edu.pk इज अ रिप्लाई एड्रेस, ठीक है। या लेट्स सपोज एडमिशन जो है वो हमदर्द ने लेने, तो admissions.hamdard.e, ठीक है, तो admissions.hamdard.edu.pk, तो ये वो वेबसाइट्स हैं जो कि पब्लिकली कहीं ना कहीं किसी ने पोस्ट की हैं, ठीक है। तो इनकी अगेन जो लेजिटिमेसी है वो 100% हम तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब फिर भी ये 90% या अबव 90% आप कह सकते हैं कि ये वैलिड है। हमें आप पॉइंट समझ गए होंगे ना, क्योंकि ये मैंने मेरा ईमेल एड्रेस है हम। जी, मैं समझ गया। मैं एक्चुअली ये जानना चाहता, जैसे मैं अगर इंस्ट्रक्टर हूँ हमदर्द के अंदर, और मैंने एक बार कोई जॉब पोस्ट की अपने डिपार्टमेंट के लिए, और फिर मैं चला गया, मैंने रिजाइन दे दिया। वो जॉब मैंने 2 साल पहले की थी, मेरा वो ईमेल एड्रेस वैलिड है, वो उन्होंने डीएक्टिवेट किया है, वो डोरमेंट हुआ है नहीं हुआ, तो मतलब ये सारे लाएगा? तो मतलब इसको हम ऐसा रखें कि ये 50% तक राइट इन्फॉर्मेशन लाएगा, 50% हमें इसको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो आपका जो पॉइंट है खासतौर पर ईमेल एड्रेस वाला, और इवन के आपके डोमेन्स वाला बिल्कुल वैलिड है। आपने देखा होगा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर जब हम किसी वेबसाइट को लाइव करते तो फिर अल्फा या बीटा इन्वायरमेंट के जरिए से लाइव कर रहे होते, स्टेजिंग इन्वायरमेंट के जरिए से, ठीक है ना। तो वो भी हम जी पब्लिश जी। कर देते हैं अमूमन ना, कि चलो जो है वो क्लाइंट उसको एक्सेस कर ले, स्टेजिंग इन्वायरमेंट ये है, ठीक है, बीटा जो है, सही है। तो वो आपने कुछ अर्से के लिए पब्लिश किया, उसके बाद आपने वो ए रिकॉर्ड अमूमन हम लोग रिमूव करना भूल जाते हैं, ठीक है। या वो जो डोमेन, वो जो ईमेल एड्रेस जिससे वो पोस्ट हुई थी जॉब, वो अब बंदा चला गया है, या वो ईमेल ही इनएक्टिवेट हो गया है, लेकिन जाहिर सी बात है वो जो पोस्ट आपने याहू पर या गूगल पर या लिंक्डइन पर किसी फोरम पर की थी, तो वो पोस्ट डिलीट नहीं हुई है, ठीक है। तो दैट्स ट्रू। इसकी लेजिटिमेसी जो है वो 100% हम गारंटी नहीं दे सकते, बट इट इज समथिंग जो कहीं ना कहीं ये यूज जरूर हुआ है, ये एड्रेसेस या ये डोमेन्स। ठीक है, आई गॉट माय आंसर, अच्छा थैंक यू। सर, मेरा ये आगे यही है कि अगर मुझे यही जैसे एक फिशिंग
अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर भी यही होगा ना कि ये ब्लेम गेम है एक तरीके से। मकसद इस आईडी को यूज करते हुए या एक्स वाई जेड किसी भी आईडी को यूज करते हुए कर रहे हैं। क्या चीज? मैं कह रहा हूँ कि अगर इसी आईडी को या कोई एक्स वाई जेड आईडी है, जैसा भी आहत साहब कह रहे थे कि जो भी एक कोई पर्टिकुलरली ईमेल आईडी है, उसको अगर उसके ऊपर कोई फिशिंग करना चाह रहे हैं या कोई एक ऐसा फर्दर उसके ऊपर कोई अटैक इस टाइप का करना चाह रहे हैं उस आईडी को यूज करते हुए, तो वो भी फिर कितना मकसद सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये वाला क्या फिर ये भी एक वो रह जाएगा क्वेश्चन मार्क। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जो उसका सक्सेस रेट है हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे जस्ट बाय यूजिंग दिस टूल। अगर हमने जो है वो जनरेट किया हुआ है, यानी हमने जो ईमेल का जो डेटाबेस जो है, अगर हमने इस तरह कंपाइल किया है, ठीक है, हमें ऑब्वियसली मैनुअल हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें हमें ये देखना जरूर पड़ेगा कि ये जो ईमेल एड्रेसेस हैं ये कब कब जो है वो इनसे पोस्ट हुई है, या इन अकाउंट से कब पोस्ट हुई है, रिसेंट पोस्ट हुई भी है, या कोई 6 साल, चलो 6 साल तो बहुत ही बड़ा अरसा है, या लेट्स सपोज 2 साल पहले पोस्ट हुई है, ठीक है। तो यस, दैट्स ट्रू। तो हमें सिर्फ इस हार्वेस्टर के टूल के ऊपर या इन बेसिक सर्च इंजन के ऊपर रिलाय कंप्लीटली नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू कंपाइल द इंटायर कंप्लीटली एक्यूरेट लिस्ट। डेटाबेस हम नहीं कहेंगे, लिस्ट कह रहे तो ज्यादा मुनासिब है, ठीक है। अच्छा, लेट मी गो बैक टू पीडीएफ। अच्छा, तो स्कैनिंग सब डोमेन हार्वेस्टर को डिस्कस, ठीक है, हो गया है। ठीक है, इसमें स्कैनिंग फॉर एसएसएल वर्जन, ठीक है, ये तो हम अलग तरीके से हम इसको कवर कर ही रहेंगे। डीएनएस इनम्बरेशन, एनएस लुकअप, ठीक है, डिग हो गया है, फॉरवर्ड डीएनएस डिकोर्स लुकअप, सही है। अच्छा, मुझे ठीक है, जोन ट्रांसफर बंद है, ठीक है, सही हो गया है। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं बची जो हम इनमरेशन में राइट नाउ हमें इमीडिएटली रिक्वायर्ड है और वो हमने कवर ना की हो, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ जस्ट क्विकली। देखें, आहत का जो क्वेश्चन था वो ट्रेस राउट वाला था। देखें, ट्रेस राउट इज बेसिकली अ कमांड, लिनक्स में भी अवेलेबल है, विंडोज़ में भी अवेलेबल है, जिसके ज़रिए से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो टारगेट आईपी एड्रेस है, ठीक है, यानी टारगेट मशीन जो है वो कितने हॉप्स दूर है, ठीक है। और वो जो हॉप्स हैं, हॉप्स का मतलब होता है हैंड ऑफ पॉइंट ना। मुझे 1 मिनट दे, मैं यहाँ पर ट्रेस राउट, ठीक है। ट्रेस राउट जो है वो लिनक्स विंडोज में यूटिलिटी है, ठीक है, जिसका मेन पर्पस क्या है, यू नीड टू फाइंड आउट कितने हॉप्स जो है वो हमारा जो टारगेट है, इफ दिस इज माय टारगेट, ठीक है, और दिस इज आई एम यूजर, ये कितने हॉप्स जो है वो मुझसे, ये राउटर्स हैं, दूर है, ठीक है। तो उसका फायदा ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ कहाँ से होती हुई जा रही है और बीच में कितने हॉप्स यानी कितने राउटर्स या कितने गेटवेज आ रहे हैं, सही है। और इसकी जो डिस्कवरी का, इसमें 3 टेक्निक यूज होती हैं। प्राइमरली जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो आईसीएमपी प्रोटोकॉल से इनिशियली ये ट्रेसिंग की जाती है। अगर आईसीएमपी फाइवर वगैरह पे ब्लॉक है तो फिर टीसीपी एंड यूडीपी बेस्ड ट्रेस आउट यूटिलिटी भी अवेलेबल है जो इन प्रोटोकॉल्स को यूज करती हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म ट्रेसिंग, ठीक है। पर्पस इसका क्या है? अगेन, इट इज अ गुड टूल, नॉट ओनली फॉर द हैकर्स बट आल्सो द नेटवर्क प्रोफेशनल्स एज वेल। कभी लेटेंसी आ रही होती है, कभी डिले आ रहा होता है, रिस्पॉन्स टाइम बाद नेटवर्क की वजह से लैग कर रहा होता है, तो हम इजीली डिस्कवर कर सकते हैं कि भाई किस हॉप के ऊपर कितना डिले आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिनक्स में यूज कर लेता हूँ, फॉर इंस्टेंस ट्रेस राउट, ठीक है, और फिर -n यूज कर लेता हूँ, पहले -n नहीं यूज करता मैं, google.com, ठीक है। तो ये मुझे बता देगा भाई मेरा जो google.com है कितने हॉप्स दूर है, 1 2 3 4 5
9 हॉप्स दूर है। मीन्स जो भी गूगल और मेरे इस कंप्यूटर जो आई एम करंटली यूजिंग, इसके दरमियान कितने इंटरमीडिएट राउटर्स आ रहे हैं, वो 9 है। ये मेरा गेटवे है, दिस इज माय वाईफाई राउटर। ये नेक्स्ट है, दैट मस्ट बी माय आईएसपी राउटर, ठीक है। और फिर आईएसपी राउटर से रिक्वेस्ट चलेगी हमारे पास नेक्स्ट हॉप, फिर नेक्स्ट हॉप, नेक्स्ट हॉप। ये 3 हमें जो हॉप्स हैं, उन्होंने ट्रेस राउट की सर्विस को समझ लीजिए कि ब्लॉक किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें स्टार 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 मिलना शुरू हो गए और फाइनली दिस इज माय डेस्टिनेशन वेयर आई रीच, ठीक है। अच्छा, अमूमन ट्रेस राउट जब हम चलाते हैं तो वो माइनस ये हमें रिजॉल्व भी करके देता है, लेकिन इस वाले ने रिजॉल्व नहीं करके दिया। मतलब आपने फाइंड करना है कि भाई ये आईपी एड्रेस है किसका, अगर ना तो कहाँ गया ऑप्शन। अमूमन हमें -n का ऑप्शन यूज करना पड़ता है, स्मॉल n, कि भाई वो रिजॉल्व ना करे। रिजॉल्व का मतलब ये कि वो आईपी से, देखिए मैं आपको ऊपर जाकर बताता हूँ। ये आईपी है ना, हमें मिली ये आईपी। अभी आईपी इस आईपी के अगेंस्ट में इसका रिवर्स रिकॉर्ड, जो पीटीआर रिकॉर्ड डिस्कस किया था ना अभी, अच्छा हुआ इससे पीटीआर रिकॉर्ड का एक्सप्लेन करना ये आसान हो गया। पीटीआर देखिए हमारे पास जो है ना फॉरवर्ड डिफरेंट किस्म के रिकॉर्ड्स होते हैं। फॉरवर्डिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, नॉर्मल फॉरवर्ड लुकअप, कि आपने आईपी दी, सॉरी उल्टा कह दिया, डोमेन दिया और आपने उसकी आईपी निकाली। एक होता है रिवर्स मैपिंग, जिसको हम पीटीआर रिकॉर्ड से आइडेंटिफाई करते हैं, कि आपने आईपी दी और डीएनएस सर्वर को कह रहे हैं कि प्लीज टेल मी व्हाट इज द वेब डोमेन दैट इज मैप अगेंस्ट दिस आईपी एड्रेस। दिस इज नोन एज रिवर्स लुकअप। और उसके लिए जो डीएनएस के अंदर जो रिसोर्स रिकॉर्ड हम यूज करते हैं वो करते हैं पीटीआर रिकॉर्ड, ठीक है। तो जब यूजुअली ट्रेस राउट जितना भी मैंने लिनक्स के अंदर यूज किया है, इन विंडोज के अंदर भी, ठीक है, तो हमें जब हम इसको चलाते हैं तो ये इस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट में रिवर्स लुकअप जरूर करके लेकर आता है। लेकिन इस और इसमें बहुत टाइम लग जाता है एक्चुअली, टाइम अच्छा खासा। तो इसलिए हम -n का पैरामीटर यूज करते हैं ताकि वो रिवर्स लुकअप ना करे। लेकिन इसने आई गेस डिफॉल्ट के अंदर ही जो है ना वो रिवर्स लुकअप इसका यानी कि बंद किया हुआ है, डू नॉट रिजॉल्व, ये जो मैं कह रहा था। लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट डिडंट शो मी द डोमेन नेम्स एसोसिएटेड विद द आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो अगर मैं विंडोज में चलाऊँ ये यूटिलिटी, तो उसके अंदर हम अपन विंडोज में जो कमांड है दैट इज trace rt, cmd trace rt। अच्छा, मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने थोड़ी सी चालाकी की है। मैं बता देता हूँ वो क्या किया है। कौन सा था वेबसाइट, google.com आई गेस, ठीक है। मैंने ऐसा में जब भी मैं एक्सप्रेस राउट को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, तो हाउ इट एक्चुअली वर्क्स ये मैं जरूर एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैंने सिंपल इतना बता दिया कि व्हाट इट डज एक्चुअली, ठीक है। लेकिन इसकी जो वर्किंग है इसके पीछे भी एक पूरी थोड़ी सी अच्छे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है ना वो है, ठीक है। अच्छा, समथिंग वियर्ड इज हैपनिंग, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो कि ट्रेस राउट को जब भी हम यूज करते हैं तो वो रिजॉल्व जो है वो करता है डिफॉल्ट में, बट विंडोज यूटिलिटीज आल्सो नॉट रिजॉल्विंग ट्रेस द डोमेन नेम्स, राइट। सर -d के साथ यूज करें। -d तो डू नॉट रिजॉल्व करा होता है यार, जो मेरी नॉलेज है जहाँ तक, डू नॉट रिजॉल्व, ठीक है ना। तो मुझे नहीं हैरत हो रही है, आप लोगों में से अगर कोई फ्री है तो वो अपने पास कंफर्म करे, मतलब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ट्रेस rt और -d तो डू नॉट रिजॉल्व करेगा google.com, ठीक है, ठीक है। चलिए अब लास्ट फ्यू मिनट्स में हम डिस्कस कर लेते हैं शोडान के ऊपर, ठीक है। तो जहां तक चले लेक्चर में कोई ऐसा करते हैं कि शोडान को फिर नेक्स्ट उसमें सेशन में रख लेते हैं, ठीक है। आई नीड टू चेक फ्यू थिंग्स एज वेल। और लेक्चर में अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग जो है वो प्लीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। कुछ अल्लाह ने चाहा तो मैं कुछ अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा, होपफुली चीज़ें थोड़ी बेहतर रहें तो उस हवाले से। तो अगर लेक्चर में अगर कोई क्यूरी है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी पॉइंट अगर है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो।
वैसे एक चीज मैं जानना चाहूंगा, हम ये जितनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं इथिकल हैकिंग के हवाले से, इसमें सबसे पहले हमें अपने आप को सिक्योर करना होता है। तो आप बाय डिफॉल्ट वीपीएन यूज कर रहे हैं या काली लिनक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई ऐसी